Okay, people, in wave optics we are going to start today with coherent sources. ठीक है, कोहेरेंट सोर्सेज मतलब क्या होती हैं कि भाई साहब जो सोर्सेज होती है, कभी भी हम दो अलग लाइट सोर्स से कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते, कुछ ना कुछ डिफरेंस आ ही जाएगा, चाहे लाइट जो है आपके सेम वॉट के हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, ये वाला लाइट क्या, ये आपका ऊपर से देखो, ऊपर से उधर से आते हुए सेकंड वाला, ऊपर जाओ सेकंड वाला, यस थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके चलिए लेट्स सी व्हाट इज कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स हमने देखा भाई साहब, ये तो हो गया ना भाई साहब, कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन तो हो गया। ये कहाँ आ गया भाई साहब हम, अरे बाप रे, मेरा सवाल तो हो चुका था भाई साहब। ओके, सो वी विल टॉक अबाउट नॉन कोहेरेंट एंड कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। ठीक है, थियोरेटिकल एस्पेक्ट है, कोई बड़ा आपका मैथमेटिकल या कुछ एस्पेक्ट इसमें नहीं है, इट्स जस्ट अ प्योर थियोरेटिकल एस्पेक्ट। कोहेरेंट सोर्सेज हम बेसिकली बोलते किसको है, नॉन कोहेरेंट एंड कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। ठीक है, क्या हो रहा है, so non-coherent sources of light are basically two sources of light whose frequencies are not same and phase difference between the waves emitted by which does not remain constant। ठीक है, ठीक है, तो आपका भाई साहब फ्रीक्वेंसीज भाई साहब सेम नहीं होंगी, फ्रीक्वेंसीज आर डेफिनेटली नॉट द सेम एंड फेज डिफरेंस, ठीक है, फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स एमिटेड बाय देम डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, ये भाई साहब कांस्टेंट नहीं रहता है। तो पहले दोनों चीजों को समझ लेते हैं हम। फ्रीक्वेंसी मतलब समझ में आता है, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है भाई साहब, C इज इक्वल टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी होती है, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है भाई साहब, C बाई लैम्डा, ये हो गया आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। आर बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी, क्लियर है? ठीक है, ओके, तो ये फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी इज व्हाट पीपल, फ्रीक्वेंसी को चाहे आप ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, दिस इज नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड, दिस इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ओके, देखो अगर फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगी ना तो ऑब्वियसली फेज डिफरेंस क्रिएट होगा ही होगा। कैसे समझो, फेज डिफरेंस क्या होता है, समझ लो ये आपका एक वेव है, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये भाई साहब दूसरा वेव है, ये कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो भाई साहब आपको दिख रहा है यहाँ पे दोनों आउट ऑफ फेज है, ठीक है, दे डू नॉट हैव अ फेज डिफरेंस। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड, ये अगर ऊपर नीचे होता रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई साहब यहाँ पे आपका या आउट ऑफ फेज होंगे ही होंगे। ठीक है, तो नॉन कोहेरेंट सोर्स हम भाई साहब किसको बोलेंगे, नॉन कोहेरेंट सोर्स मतलब, ठीक है, नॉन कोहेरेंट सोर्स मतलब फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट और फेज में भी कांस्टेंट डिफरेंस नहीं रहेगा। देखो देखो समझो, मैं अगर बोलूं फेज में डिफरेंस कैसा होता है, अंडरस्टैंड दिस पीपल। ठीक है, सो लेट्स से ये आपका एक वेव है, ठीक है, दिस इज बेसिकली अ वेव, ये भाई साहब ऐसे जा रहा है, दिस इज वेव, ठीक है, और यहां पे ये वाला वेव इधर से स्टार्ट हो रहा है, तो ये ऐसे गया, ये ऐसे आया, ऐसे जा रहा है भाई साहब। ठीक है, अगर आप देखोगे इन दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट सेम है, तो यहां पे क्या हो जाएगा कि भाई साहब अगर यहां पे देखो इधर कितने का डिफरेंस है, ये 0 है और ये π/2 से स्टार्ट हो रहा है, तो फाई का डिफरेंस हम बोल सकते हैं π/2 है फेज, और ये कांस्टेंट ही रहेगा, दिस इज गोइंग टू रिमेन एज कांस्टेंट। तो इनका जो फेज डिफरेंस है, इनका जो फेज डिफरेंस है वो भाई साहब π/2 ही रहेगा। किसी भी पॉइंट पे ले लो, किसी भी पॉइंट पे ले लो, इन दोनों वेव्स में जब हम कंपेयर करेंगे देयर फेज डिफरेंस विल ऑलवेज बी π/2। समझ लो ये वाला पॉइंट कहां पे आ गया, 0 पे, और ये वाला पॉइंट कहां पे आया भाई साहब, π/2 पे। ठीक है, तो फेज डिफरेंस विल ऑलवेज बी π/2। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो अगर दो सोर्सेस ऑफ लाइट हैं जिनमें फ्रीक्वेंसी मिसमैच है और फेज डिफरेंस आपका कांस्टेंट नहीं है, तो दे आर नोन एज नॉन कोहेरेंट सोर्सेस। अभी विवाद, इसका मतलब कोहेरेंट सोर्सेस क्या हो जाएगा, दो सोर्सेस ऑफ लाइट विच विल हैव द सेम फ्रीक्वेंसी एंड दे विल हैव द सेम फेज डिफरेंस। ठीक है, उनका फेज डिफरेंस सेम रहेगा, बट ऑब्वियस सी बात है भाई साहब, कोहेरेंट सोर्सेस क्या हो जाएगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम और जिसका भाई साहब फेज डिफरेंस जो है तो कांस्टेंट होगा। पहली बात तो हो सकता है कि फेज डिफरेंस एग्जिस्ट ना करे, दोनों सेम फेज में मूव कर रहे हो,
दूसरा हो सकता है कि भाई साहब फेज डिफरेंस अगर एग्जिस्ट कर रहा है सो इट विल बी कांस्टेंट, ठीक है। ओके, दो सोर्सेज ऑफ लाइट, समझो समझो, अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई साहब एक बल्ब है, ठीक है, एक बल्ब है, उसका भाई साहब 220 वोल्ट पे आप उसको चला रहे हैं, लेट्स से उसका पावर है 20 वॉट्स का पावर है, ठीक है, और दूसरा बल्ब है सेम, आप उसी 220 वोल्ट के कनेक्शन पे चला रहे हैं और इसका भी भाई साहब 20 वॉट का पावर है, विल दे बी, और दोनों ऐसे रखे हुए हैं, तो क्या ये दोनों कोहेरेंट सोर्सेज होंगे? नहीं, दे विल नॉट बी, ठीक है, कभी नहीं हो सकते। इसमें मिसमैच होगा ही, फ्रीक्वेंसी का भी मिसमैच होगा और इसमें आउट ऑफ फेज भी रहेगा, ठीक है, देयर विल बी। तो इसका मतलब दो डिफरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट से आप कभी भी कोहेरेंट सोर्सेस क्रिएट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट क्रिएट कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। तो इसका मतलब एक से ही क्रिएट करना पड़ेगा। तो एक से कैसे क्रिएट करेंगे भाई साहब? एक बल्ब रख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है, ये एक स्लिट है, अभी यहाँ पे दो स्लिट रख दिया हमने, ठीक है भाई साहब, ये जो होंगे क्योंकि ये सेम सोर्स से आ रहे हैं तो सेम फ्रीक्वेंसी होगी या सेम फेज डिफरेंस, कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा। दैट इज हाउ वी कैन क्रिएट। सो कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट मींस सोर्सेज ऑफ लाइट व्हिच हैव द सेम फ्रीक्वेंसी एंड द सेम or constant phase difference, ठीक है, which cannot be created from two different sources of light no matter how close their configurations are in terms of power, in terms of the voltage consumed, in terms of the luminous intensity, whatever, ठीक है। So you cannot create two coherent sources of light. The only way to create two coherent sources of light will be from the same light source. एक ही लाइट सोर्स के सामने आपने एक कार्डबोर्ड रखा, उसमें एक स्लिट है, एक और कार्डबोर्ड रखा जिसमें दो स्लिट है, ये जो दो सोर्सेस क्रिएट हुए हैं ये एक सोर्स से आ रहा है, hence it will have a constant phase difference, hence it will have a constant phase difference and hence its frequency will also be same. Are we clear on this one people? Otherwise आप coherent sources नहीं क्रिएट कर सकते, ठीक है। Okay, so with respect to light emitted by two independent sources, candles हो गए, bulbs हो गए, etc., is non-coherent and interference phenomena cannot be produced. तो इंटरफेरेंस आपको यहाँ पे एक्सटेंसिवली इस चैप्टर में पढ़ना है वेव ऑप्टिक्स में, ठीक है। और इंटरफेरेंस को समझने के लिए और इंटरफेरेंस के एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करने के लिए आपको पहला जो चीज क्रिएट करना है वो है आपका कोहेरेंट सोर्सेस। तो until unless you understand what is coherent sources, you will not be able to understand what is interference. So first you have to understand coherent sources. What are coherent sources? Coherent sources of light have the same frequency and same phase difference throughout, ठीक है, same frequency and same phase. So light emitted by two independent sources, that is candles, bulbs, etc., is non-coherent and interference phenomena cannot be produced by two such sources. Interference phenomena हम भाई साहब इससे प्रोड्यूस नहीं कर सकते। The intensity of light or positions of fringes kept on changing in 10⁻⁻8 सेकेंड। ये आप अभी नहीं समझ पाएंगे, ठीक है, we will talk about this. कोहेरेंट सोर्सेज को पहले समझ लेते हैं, ठीक है। The two sources of light whose frequency or wavelength are same. अभी तो आपने बोला फ्रीक्वेंसी, अभी वेवलेंथ क्यों सेम बोल रहे हैं भाई साहब? फ्रीक्वेंसी को आपने सेम बोला, चलिए आपका कोहेरेंट सोर्सेज में आपने बोला ना भाई साहब फ्रीक्वेंसी सेम, वेवलेंथ भी कैसे सेम हो जाएगा? हाँ, लैम्डा और क्या था, अगर याद नहीं रहता है तो इसको ऐसे याद कर लो। देखो सी क्या होता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी किस में होती है? मीटर पर सेकंड में होती है, ठीक है। लैम्डा मतलब वेवलेंथ, ये किस में होगा भाई साहब? मीटर में। और अगर हम फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं ये पर सेकंड में होता है, तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। यूनिट से आप इसको याद रखिए, ठीक है। तो सी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। सी अगर है लाइट, ठीक है, इन द सेम मीडियम, तो ऑब्वियसली ये सेम रहेगा, ठीक है। आप बोल रहे हो भाई साहब फ्रीक्वेंसी सेम है, तो बट ऑब्वियसली बात है कि लैम्डा भी सेम हो जाएगा, ठीक है, इट विल बी द सेम, ठीक है। टू सोर्सेज ऑफ लाइट whose frequencies are same. If frequencies are same, obviously the speed of light is also the same. So obviously lambda, that is their wavelengths, will also be the same. So two sources of light whose frequencies or wavelength are same and the phase difference between the waves emitted by which remains constant. तो इनका जो phase difference है that will remain as a constant. It remains constant with respect to time are defined as coherent sources. इन sources को हम क्या बोलेंगे भाई साहब? coherent sources. Are we clear to this one people? समझ में आ रही है, ठीक है। okay. They are obtained from the same single source. coherent sources को कभी भी आप दो अलग sources से obtain कर ही नहीं सकते, आपको एक source से ही दोनों को obtain करना पड़ेगा।
You can only attain it from one source. They can be apparent or real. Apparent भी हो सकते हैं, real भी हो सकते हैं. Laser light is highly coherent and monochromatic. ठीक है, monochromatic मतलब एक सिंगल इसमें फेज में रहता है ये. द डिस्टेंस बिटवीन देम इज वेरी स्मॉल. तो आपका भाई साहब ये कोहेरेंट सोर्सेज जो होंगे इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस हैज टू बी वेरी स्मॉल. ठीक है, तो ये सारे आपके क्राइटेरियाज हैं बिफोर वी स्टार्ट ऑफ विद हाइगन्स एक्सपेरिमेंट व्हिच प्रूव्स द इंटरफेरेंस पैटर्न्स, व्हिच बेसिकली आपको यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न्स आपको देखने को मिलते हैं. द डिस्टेंस बिटवीन देम इज वेरी स्मॉल. द स्टेट ऑफ पोलराइजेशन इज सेम. These sources are of two types: spatial coherent sources, temporal coherent sources. So we will see there are two methods of obtaining these sources: division of wavefront, division of amplitude. ठीक है, so division of wavefront, the light source जो है बहुत narrow है. ठीक है, light source, the wavefront emitted by a narrow source is divided into two parts by reflection or refraction. The coherent sources obtained are imaginary. तो ये इमेजिनरी है, ज्यादा करके हम इसमें नहीं जाएंगे. ठीक है, फ्रेंसेल्स बाइप्रिज्म, लॉयड्स मिरर, यंग्स डबल स्लिट एक्सेट्रा. ठीक है, ये सारे आपके हो जाएंगे भाई साहब. डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, लाइट सोर्स को हमने एक्सटेंड किया, ये एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट है. ठीक है, दिस इज बेसिकली एक लॉन्ग ट्यूब जो हो गया, दैट विल बी एन एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट. द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव एमिटेड बाय एन एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स बाय partial reflection and partial refraction. The coherent sources obtained are real. Examples: Newton's rings, Michelson's infernometer, colors in thin films. Newton's rings देखा है कभी किसी ने? क्या देखते हैं लाइफ में भाई साहब, पता नहीं. ये आपका भाई साहब एक रिंग होता है और इस रिंग में 7 कलर्स होते हैं. विबग्योर, इस रिंग को अगर जोर से घुमाएंगे आपको कोई कलर नहीं दिखेगा. You will see white. The entire thing will become white. उसको अगर आप ऐसे जोर से घुमा देंगे, ठीक है, ये ऐसा, ये न्यूटन रिंग ऐसा रहता है, देखो. ठीक है, इसको हम ऐसे जोर से घुमाएंगे तो आपको कोई भी रिंग में जो कलर्स हैं वो दिखेंगे ही नहीं आपको. यू विल नॉट बी एबल टू सी द कलर्स. ठीक है, ओके. सो कोहेरेंट सोर्सेज अपटोन, दीज आर बेसिकली न्यूटन रिंग्स. इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसको हम भाई साहब हमेशा YDSE बोलेंगे. ठीक है, YDSE आपके क्वेश्चन पे भी YDSE रेफर होगा. ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. 2 points of wave fronts are used as 2 coherent sources, whereas in Fresnel's biprism 2 virtual images of the same original source are used as 2 coherent sources. ठीक है, तो Fresnel's biprism हम चैप्टर के ऑलमोस्ट एंड में करेंगे. यहां पे आपका क्या हो जाएगा, 2 virtual images of same original source, same original source का virtual image, ठीक है, are used as 2 coherent sources. virtual image मतलब समझ में आता है, what is virtual image? मिरर के पीछे, और अगर हमने लेंस ले लिया तो वर्चुअल मतलब जिसको आप स्क्रीन में ना उतार पाए. ठीक है, ये मिरर के पीछे या मिरर के आगे या लेंस के पीछे, लेंस के आगे कंफ्यूजिंग हो सकता है. ठीक है, क्योंकि अलग अलग जगहों पे वर्चुअलिटी अलग अलग तरीके से कंसीडर होती है. ठीक है, जिसको आप स्क्रीन में ना ला पाए वो हो जाता है आपका वर्चुअल इमेज. ठीक है, समथिंग विच यू कैन नॉट कैप्चर ऑन स्क्रीन. ठीक है, सो दीज आर बेसिकली, यहाँ पे वर्चुअल इमेजेस ऑफ द सेम ओरिजिनल सोर्सेज आर यूज्ड एज 2 coherent sources. In Lloyd's, one original source and its image are used as coherent sources. तो एक ओरिजिनल सोर्स और उसका ही इमेज, भाई साहब फ्रीक्वेंसी सेम ही होगी, है ना. एक सोर्स है और उसका इमेज, ठीक है, दोनों भी सेम हो जाएंगे कि नहीं, इसको हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेज. ठीक है, ओके. चलिए भाई साहब, लेजर लाइट इज हाईली कोहेरेंट, नॉन कोहेरेंट, मोनोक्रोमैटिक. कौन सा हो जाएगा भाई साहब? मोनोक्रोमैटिक तो है ही लेजर लाइट. ठीक है, एंड इट इज अ कोहेरेंट सोर्स एज वेल. ठीक है, Fresnel's biprism is an example of division of amplitude, division of wavefront, non-coherent source. None of these. अभी तो पढ़ा भाई साहब डिविजन ऑफ wavefront. तुरंत 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 तुरंत. थर्ड वाला ये वाला है, मॉलिस लॉ पे आ गए भाई साहब. इंटरफेरेंस तो पढ़ा ही नहीं हमने. ओके, चलिए भाई साहब, यहाँ पे हम इंटरफेरेंस को पढ़ने जानने और समझने की कोशिश करते हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेरेंस.
ओके तो आपका देखिए यहाँ पे कंसिडर टू लाइट सोर्सेज, दीज आर बेसिकली टू लाइट सोर्सेज, ठीक है, दीज आर टू लाइट सोर्सेज, दे आर एमिटिंग लाइट when light waves are produced from two different light sources, when light waves from both the sources, ठीक है, when light waves from both the sources, ठीक है, देख क्या हो रहा है, when light waves from both sources superimpose, तो यहाँ पे भाई साहब देखो ये एक वेव आ रहा है और ये एक वेव आ रहा है, तो भाई साहब सुपर इंपोजिशन होगी, वेव्स का मिलना, इसको हम सुपर पोजिशन बोलते हैं, ठीक है। सो व्हेन लाइट वेव्स फ्रॉम बोथ सर्फेसेस और बोथ द सोर्सेस सुपर इंपोज, अभी सुपर इंपोजिशन में क्या हो सकता है, व्हाट कुड बी द रिजल्ट्स, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, ब्राइट ही होगा हर समय। देखो अगर एक वेव ऐसे आ रहा है और दूसरा वेव भी बिल्कुल ऐसे आ रहा है, तब एक दूसरे का ब्राइटनेस बढ़ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट। अगर आपका एक वेव ऐसे आ रहा है और एक वेव ऐसे आ रहा है, तो भाई साहब डार्क स्पॉट्स क्रिएट होंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आप अक्सर देखेंगे कि बहुत सारे लाइट्स जल रहे हैं लेकिन उनके बीच में कोई डार्क स्पॉट दिखेगा आपको, वहां पे रोशनी नहीं है, ठीक है। द रीजन वाई इट विल हैपन इज बिकॉज वो लाइट सोर्सेज से जो यहां पे हो रहा है ना, तो इसका क्रेस्ट और इसका ट्रफ ऐसा हो रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा, ठीक है, इसका वेव का जो क्रेस्ट है और इस वेव का जो ट्रफ है ये यहां पे मिल रहे होंगे, जिसकी वजह से डार्क स्पॉट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। मतलब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन होगा, आपका जो पूरा लाइट है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड में हमको नहीं जाना है फिलहाल, वी आर नॉट स्टडिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन से ही आपका क्या जनरेट होगा, लाइट जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे वाइब्रेशन होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि आपका ये क्रेस्ट और ये ट्रफ क्या हो जाएगा, दे विल बेसिकली सुपर इम्पोज लाइक दिस एंड हेंस देयर विल बी अ डार्क स्पॉट दैट इज क्रिएटेड, ठीक है। जो लोग आप मतलब फोटोग्राफी में इन्वॉल्व होते हैं, दे हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द लाइटिंग, उनका जो लाइटिंग है वो बहुत किस एंगल से कैसा आपका फोकस, आप जो ये अमेज़न पे जाते हैं और प्रोडक्ट्स जो देखते हैं, आपको कैसे क्या लगता है वो प्रोडक्ट्स का फोटोग्राफी कभी आपने देखा है, भाई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है वो, ठीक है। मतलब उस प्रोडक्ट को हम बाकायदा एक वाइट क्लॉथ में प्लेस करते हैं, उसको अलग अलग उसका उस समझ लो किसी प्रोडक्ट को आप लॉन्च कर रहे हैं, मतलब किसी प्रोडक्ट को आप अमेज़न में बेचने की कोशिश कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट एकदम क्लियरली इंसान को दिखना चाहिए ना भाई साहब, मिले चाहे जो भी, दिखना तो अच्छा चाहिए ना भाई साहब, ठीक है। तो उसको हम अलग एक बॉक्स आता है उसका, और उसका लाइटिंग अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है कि वो प्रोडक्ट पूरा पूरा कहीं पे भी उसका डार्क स्पॉट ना दिखे, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस, मतलब सबके सब जगह पे आपका इंटरफेरेंस ऐसा हो। तो आप देखोगे यहाँ पे वेव्स का क्या हो रहा है, सुपर पोजिशन, सुपर इंपोज अगर हो रहे हैं तो या तो आपके भाई साहब कंस्ट्रक्टिवली होंगे या तो डिस्ट्रक्टिवली। अगर कंस्ट्रक्टिवली होंगे तो क्या हो जाएगा भाई साहब, एम्पलीट्यूड्स क्या हो जाएगा, हमने अभी देखा भाई साहब y1 प्लस y2 हो जाएगा, या हम बोल सकते हैं इसका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा ये हो जाएगा a1 प्लस a2, ठीक है, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा भाई साहब। और अगर डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, मतलब एक का क्रेस्ट दूसरे के साथ मिल रहा है, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, a1 माइनस a2। दिस इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। तो यहाँ पे दो लाइट सोर्सेज हैं, इनका क्या हो रहा है भाई साहब, इनका हो रहा है सुपर, व्हेन लाइट वेव्स फ्रॉम बोथ द सोर्सेज सुपर इंपोज, व्हेन लाइट वेव्स फ्रॉम बोथ द सोर्सेज सुपर इंपोज, so what will happen भाई साहब, there are some points when light waves meet in same phase। तो आपके सेम फेज में कहीं कहीं पे भाई साहब सेम फेज में मीट हो रहे हैं, ठीक है, मतलब दोनों भी क्या है, दोनों का क्रेस्ट वाला फेज है या दोनों का भी ट्रफ वाला फेज है, इसका मतलब ये है, ठीक है, दे आर बोथ मीटिंग एट द सेम फेज, सो देयर विल बी पॉइंट्स इन विच लाइट विल बी मीटिंग व्हाइल गोइंग अप दोनों का, या व्हाइल गोइंग डाउन दोनों का, ठीक है। लाइट there are some points when light waves meet in the same phase, they are meeting in the same phase, ठीक है। The intensities at these points will be maximum and are called the bright regions। तो obviously भाई साहब क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, और इंटेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, ठीक है, ये हम बाद में चेकेंगे। बट इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। अगर आपका भाई साहब एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है कहां पे, जहां पे दोनों एक साथ एक फेज में मिल रहे हैं, चाहे ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए, ठीक है, दे आर बोथ मूविंग इन वन फोर्स, बोथ विल एनहांस ईच अदर, दोनों एक दूसरे को एनहांस करेंगे, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो आपकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी भाई साहब लाइट की, ठीक है। सो हेंस इट इज कॉल्ड द ब्राइट रीजन, दिस विल बी कॉल्ड एज द ब्राइट रीजन, क्लियर है, ओके। If the waves are moving out of phase, ठीक है, अगर भाई साहब आपका there are some points when light waves meet in opposite phase, one is in a crest phase, the other one is in a trough phase,
तो यहां पे भाई साहब आपका डार्क स्पॉट क्रिएट होगा, ठीक है, या आपका मिनिमम इंटेंसिटी वाला होगा। द इंटेंसिटीज एट दीज पॉइंट्स विल बी मिनिमम, और डार्क भी हो सकता है, एंड दीज आर कॉल्ड एज डार्क रीजन्स, ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज डार्क रीजन्स। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। देखो मैं अगर बोलूं कि ये सारे जितने भी ट्यूबलाइट्स है ना आपके, ऑल दीज ट्यूबलाइट्स आर बेसिकली ऑफ सेम पावर। अगर सेम पावर के हैं तो कोई ना कोई तो पॉइंट होगा ना जहां पे इसका और इसका एकदम जीरो आ जाए, लेकिन आपको एकदम परफेक्टली ब्लैक स्पॉट यहां पे कहीं पे मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अंधेरा मिल रहा है लेकिन परफेक्टली ब्लैक स्पॉट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सारे ट्यूबलाइट जो है ना वो कोहेरेंट सोर्स नहीं हो पा रहे हैं। ये सारे जो ट्यूबलाइट्स हैं वो कोहेरेंट सोर्स नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए आपको परफेक्टली ब्लैक स्पॉट नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर इन ट्यूबलाइट को हमने क्या कर लिया भाई साहब, कोहेरेंट सोर्स बना दिया, एक ट्यूबलाइट से ही कोहेरेंट, अगर ये कोहेरेंट सोर्स होते तो आपको परफेक्ट ब्लैक स्पॉट्स दिखते थे यहाँ पे, ठीक है, और इंटरफेरेंस में हमको यही दिखता है, परफेक्ट ब्लैक स्पॉट्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? कोहेरेंट सोर्सेज में हमको परफेक्ट ब्राइट एंड परफेक्टली ब्लैक स्पॉट्स दिखेगा, क्लियर है। ये इसीलिए हम यहाँ पे कोहेरेंट सोर्सेज लेते हैं। दीज आर नॉट कोहेरेंट सोर्सेज, ऑल्दो देयर वोल्टेज में बी सेम, although they might be drawing the same voltage, although their intensity might be the same, still they will not be able to become coherent sources. Either their frequencies will be a little different or they will be out of phase, ठीक है, they will not, their phase difference will not be constant, ठीक है। तो coherent source आप एक ही source से create कर सकते हैं। अरे भाई साहब उधर है मैम, हो गया है तो उधर ही बैठिए प्लीज, मम्मी को फोन करने बोलिए। Okay, the intensities at these points will be minimum and are called as dark regions. इनको हम क्या बोलेंगे भाई साहब, dark regions. Are we clear on this one people? ठीक है, एक ऐसे आ रहा है और इसका एक ऐसा आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, there will be a dark region which will be created. Okay, the intensities at these points will be minimum and these are called as dark regions. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। तो आपको देखो ये सारे अगर कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं जो पॉसिबल नहीं है, तो आपको परफेक्ट डार्क स्पॉट्स मिलते थे और परफेक्ट ब्राइट स्पॉट्स भी मिलते थे, ठीक है। नाउ व्हाट यू आर गेटिंग इज अ मिक्सचर, because these are not pure coherent sources. When you have pure coherent sources, the interference pattern which depicts dark and bright fringes will be absolutely clear. ठीक है, समझ में आ रहा है ये। तो यहाँ पे आपको ऐसे स्पॉट्स मिलेंगे विच विल बी ऑन, इसलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पे डार्क रीजन्स। मिनिमम है यहाँ पे लेकिन जीरो नहीं हुआ है, मिनिमम है लेकिन जीरो नहीं हुआ है, ठीक है। Okay. So the formation of bright bands and dark bands. So these are bright bands and dark bands which are basically created, ठीक है। इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ लाइट, भाई साहब एक सिंपल पैटर्न है और एक आपका कॉम्प्लेक्स पैटर्न है। स्टेशनरी पैटर्न या जिसको हम बोलते हैं सस्टेन्ड पैटर्न, और कॉम्प्लेक्स स्टेडी पैटर्न है, ठीक है। ओके, हाउ डू वी गेट स्टेडी स्टेट पैटर्न? देयर आर अ फ्यू कंडीशंस व्हिच हैव टू बी फॉलोड टू गेट अ स्टेडी स्टेट पैटर्न, ठीक है। बिफोर वी अंडरस्टैंड द कंडीशंस, लेट्स विजुअलाइज द स्टेडी स्टेट पैटर्न। तो कंसीडर अ मोनोक्रोमैटिक सोर्स, ये भाई साहब आपका मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट हो गया, लेजर लाइट जिसको आप बोल रहे हैं, ठीक है। ओके, सो एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स है, व्हेन अ स्लिट इज प्लेस्ड, तो यहाँ पे आपने भाई साहब क्या किया है, एक स्लिट प्लेस किया हुआ है, एक कार्डबोर्ड में एक स्लिट कर दिया है, ठीक है। ओके, सो अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वेव फ्रंट, ठीक है, ये एक और वेव फ्रंट, ये फिर एक और वेव फ्रंट, ऐसा वेव फ्रंट बनता जाएगा, ठीक है। ओके, सो दिस विल बी बेसिकली अ वेव फ्रंट। लेट द डॉटेड स्फेरिकल फ्रंट रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन ऑफ ट्रफ। तो आपका भाई साहब क्रेस्ट एंड ट्रफ होगा, क्रेस्ट एंड ट्रफ, ठीक है। तो ये वाला समझ लीजिए ट्रफ है, एंड लेट्स से दिस इज बेसिकली द क्रेस्ट पार्ट ऑफ इट, ठीक है। दिस इज द क्रेस्ट पार्ट ऑफ इट एंड दिस इज द ट्रफ पार्ट ऑफ इट, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे फिर से एक क्रेस्ट और भाई साहब साइमल्टेनियसली इसका फिर से एक ट्रफ भी आएगा, ठीक है। क्रेस्ट ट्रफ ऐसा आ जाएगा, ठीक है, लाइट का। ओके, सो लेट्स से नाउ इट इज रीचिंग। तो अगर आप यहां से देख रहे हैं इसको, ठीक है, यहां से अगर टॉप व्यू देख रहे हैं आप इसका, तो क्रेस्ट और ये ट्रफ आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। दिस विल हाउ इट विल बी रिफ्लेक्टिंग एज। तो आपका देखिए ये हो गया क्रेस्ट और ये हो गया आपका ट्रफ। तो क्रेस्ट पार्ट इज दिस ब्लैक लाइन एंड ट्रफ पार्ट इज दिस रेड डॉटेड लाइन। आर वी क्लियर? ये आपका वेव है ना भाई साहब, ठीक है। तो वेव का जो क्रेस्ट पार्ट है ये काला वाला लाइन है, ठीक है, और जो आपका ट्रफ पार्ट है दैट इज दिस लाइन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, क्रेस्ट और ट्रफ? ओके, चलिए भाई साहब, ठीक है। सो नाउ सपोज इफ टू स्लिट्स आर केप्ट, यहाँ पे S1 और S2, एक और हमने कार्डबोर्ड रख दिया है और उसमें दो स्लिट्स क्रिएट कर दिए हैं, कौन कौन से, S1 एंड S2, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन नाउ, यहाँ पे भाई साहब फिर से होगा, है ना, दीज विल बिकम व्हाट, सेकेंडरी सोर्सेस, ठीक है। हर प्राइमरी सोर्स से सेकेंडरी सोर्सेस कंटिन्यूअसली क्रिएट हो रहे हैं,
ठीक है, यहां पे भी सेकेंडरी सोर्सेस क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम यहां पे दो सेकेंडरी सोर्सेस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस विल बिकम वन सोर्स एंड दिस विल बिकम अनदर सोर्स, हाउएवर बोथ आर कमिंग फ्रॉम द सेम सोर्स, ठीक है, ओके। तो मुझे बताओ, क्या ये जो क्रिएट किया तुमने दो सोर्सेज ऑफ लाइट, क्या इनके फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि भाई साहब इनका पेरेंट तो एक ही है ना भाई साहब, ठीक है। सो देयर विल नॉट हैव एनी डिफरेंसेस इन द फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। नीदर विल दे एवर हैव अ फेज डिफरेंस व्हिच इज नॉट कांस्टेंट, इवन इफ दे हैव अ फेज डिफरेंस दैट विल बी कांस्टेंट, उनका फेज डिफरेंस भाई साहब कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। सो वी गेट, सो व्हाट डू वी गेट? वी गेट स्फेरिकल, we get sets of spherical wave front from the two slits. So from these two slits we are getting what? Spherical wave fronts. Are we clear on this one people? समझ में आ रहा है ये? Okay, okay, okay. So let S1 be the and S2 be the two slits. अभी देखो ये वाला, ध्यान से देखो, यहां पे क्या है भाई साहब? ये वाला क्या है? ब्लैक वाला क्या है? क्रेस्ट। किसका क्रेस्ट है? S2 का। और इधर देखो S1 का भी क्रेस्ट। तो क्रेस्ट और क्रेस्ट अगर मिल रहे होंगे तो क्या होगा? ब्राइट स्पॉट, ठीक है। वहां पे भाई साहब दोनों का एम्पलीट्यूड ऐड हो जाएगा, सेम फेज में है, ठीक है। तो दिस विल बी द पॉइंट P विल बी अ ब्राइट स्पॉट, ठीक है, ओके। द पॉइंट P विल बी अ ब्राइट बैंड और अ ब्राइट स्पॉट, ठीक है, ओके। अभी समझो भाई साहब यहां पे, ठीक है, Q में ट्रफ किसका? S1 का, और Q में ट्रफ S2 का, दोनों भी हो रहा है, तो Q विल ऑल्सो बी अ ब्राइट बैंड या ब्राइट स्पॉट, ठीक है, क्लियर है। दिस विल ऑल्सो गिव अ ब्राइट बैंड और अ ब्राइट स्पॉट। हम बैंड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक्चुअली में जो स्क्रीन होता है यंग्स डबल स्लिट का, उसमें ऐसे बैंड्स आते हैं, ठीक है। तो आपका ब्राइट बैंड आएगा, ऐसे बैंड्स लेंथ वाले, ठीक है, दीज विल बेसिकली बैंड्स, ठीक है, दिस विल बी क्रिएटेड। तो ये ऐसे बैंड्स क्रिएट होंगे आपके डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। तो ये वाला Q वाला क्या हो जाएगा भाई साहब? ट्रफ और ट्रफ मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस विल प्रोड्यूस अ ब्राइट बैंड। व्हाट अबाउट पॉइंट R? आई बाबू क्या हो जाएगा? व्हाट अबाउट पॉइंट R? पॉइंट R में क्या हो रहा है? अकेला कहां है भाई साहब? दुकेला है ना भाई साहब। ये या का आपका हो गया S2 का क्या है? क्रेस्ट, और S1 का क्या हो रहा है भाई साहब? ट्रफ। तो क्रेस्ट और ट्रफ मिल रहा है, तो इसका मतलब एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे, तो मतलब जो यहाँ पे मीडियम पार्टिकल है उसका तो कोई वाइब्रेशन होगा ही नहीं भाई साहब। ऐसे भी मीडियम पार्टिकल का वाइब्रेशन नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन होता है, कोई वाइब्रेशन नहीं होगा। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपका क्या हो जाएगा? जीरो। हेंस इट विल प्रोड्यूस अ डार्क बैंड और अ डार्क स्पॉट, ठीक है। क्लियर भाई साहब। पॉइंट R हैज crest meeting a trough, that is it would be a dark band. Are we clear on this one people? समझ में आ रहा है ये? Okay. Similarly we get many bright and dark bands. तो बहुत सारे ऐसे आपको bright and dark bands मिलते रहेंगे। You will get many bright and dark bands continuously, और यही आपका बनाता है भाई साहब interference pattern. This is basically all about interference pattern. ठीक है, इससे आप तो आपको समझ में आ रहा है इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे क्रिएट हुआ। इंटरफेरेंस पैटर्न को क्रिएट करने के लिए पहला जो ऑप्टिमम चाहिए वो क्या है? आपका कोहेरेंट सोर्सेस। यू कैन नॉट क्रिएट coherent sources from two different sources of light irrespective of them having the same wattage, voltage or luminous intensity. It has to be from the same source. So from one coherent source, which is basically a monochromatic source, we have created two slits. These two slits are basically sources, secondary wavelets के। और यहाँ पे भाई साहब डार्क एंड ब्राइट बैंड्स कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं? एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ जब मिल रहा है तो हमको डार्क बैंड मिल रहा है, एक का क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट के साथ जब मिल रहा है तो हमको ब्राइट बैंड मिल रहा है, एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ के साथ जब मिल रहा है तो भी हमको ब्राइट बैंड मिल रहा है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? क्रेस्ट का क्रेस्ट के साथ मिलना या ट्रफ का ट्रफ के साथ फेज में रहना तो आपको ब्राइट स्पॉट देगा। अगर क्रेस्ट और ट्रफ मिल रहे हैं तो उस स्पॉट पे आपका डार्क बैंड आ जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स, ये जहां पे भी आपका रेड और ब्लैक क्रिस क्रॉस हो रहा है वो सारे पॉइंट्स आपके क्या हो जाएंगे भाई साहब? डार्क स्पॉट्स हो जाएंगे। जहां पे भी ये रेड और ये ब्लैक क्रॉस हो रहा है तो वहां पे आपका डार्क स्पॉट्स हो जाएगा। ये ब्लैक और ये रेड देखो यहाँ पे भी ब्लैक स्पॉट हो जाएगा, ठीक है। ये रेड और ये ब्लैक देखो ये भी आपका बेसिकली क्या डेडिकेट करेगा, ठीक है, दिस विल बी प्रोड्यूसिंग डार्क बैंड्स। क्लियर है? और जहां पे दो रेड क्रिस क्रॉस हो रहेंगे या दो ब्लैक क्रिस क्रॉस हो रहे होंगे वहां पे आपका ब्राइट बैंड्स प्रोड्यूस होगा। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? बहुत बढ़िया। चलिए, तो आपका जो अभी देखो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, अभी आप इनको जोड़ते रहो, ठीक है। इफ यू हैपन टू ये ऐसे जोड़ते रहो भाई साहब, ये सब एक ही सीक्वेंस में ना भाई साहब, ये ऐसे अगर आप जोड़ देंगे इनको
तो आपका भाई साहब एक ब्राइट स्पॉट का, एक डार्क स्पॉट का भाई साहब ये बनता रहेगा, और यही आपका स्क्रीन में आएगा। ठीक है, ऑन द स्क्रीन यू आर गोइंग टू गेट अ प्रोजेक्शन ऑफ ऑल दीज बैंड्स, दैट इज ब्राइट बैंड्स और डार्क बैंड्स। तो ये आपके सब एक लाइन में ही आ जाएंगे। जितने भी ब्राइट स्पॉट्स होंगे वो सब ऐसे जाएंगे, जितने भी डार्क स्पॉट्स होंगे वो भी ऐसे जाएंगे, और जो सामने जो स्क्रीन रखा रहेगा उसमें कंसेक्यूटिव ब्राइट और डार्क बैंड्स आपको दिखेंगे। यू विल बेसिकली फाइंड ब्राइट एंड डार्क बैंड्स। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? ओके ओके ओके, सो दिस विल बेसिकली, देखो ये क्या हो जाएगा, ब्राइट बैंड। ठीक है, व्हाट विल दिस बी? डार्क बैंड, क्योंकि डार्क बैंड्स को जोड़ते हुए आ रहा है। ठीक है, ये वाला आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, अगेन ब्राइट बैंड, और यहाँ पे ये डार्क बैंड्स को जोड़ते हुए आ रहा है, तो यहाँ पे डार्क स्पॉट क्रिएट होगा या डार्क बैंड क्रिएट हो जाएगा। अगेन दिस विल बी अ ब्राइट बैंड। सो ऑन द स्क्रीन यू कैन सी ऑल्टरनेटिव ब्राइट एंड डार्क बैंड्स फॉर्म। दिस पैटर्न इज कॉल्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, यही चीज अगर आपने दो अलग बल्ब से की होती तो आपको ये पैटर्न तो मिलता था, लेकिन ये पैटर्न आपको क्रिस्टल क्लियर में नहीं मिलता था। मतलब कैसा होता था, ये जो डार्क बैंड है ये ब्राइट बैंड से ओवरलैप होता हुआ मिलता था। ठीक है, मतलब कैसा है, पूरा स्पेसिफिकली आपको डार्क और ब्राइट स्पॉट्स नहीं मिलते थे, मतलब आपको थोड़ा सा मिक्सचर मिलता था, मिक्सचर, पूरा पूरा आपको ऐसा क्रिस्टल क्लियर नहीं मिलता था। यू वुड हैव ऑब्टेन्ड अ मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर मतलब आपको पूरा पूरा डार्क भी नहीं मिल रहा है और पूरा पूरा ब्राइट भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये जो डार्कनेस और ब्राइटनेस है ये पूरा मिल जाता था। ठीक है, इट वुड हैव बीन लाइक दिस। इट्स लाइक दिस कि आप जब वाटर कलर कर रहे हैं तो आपने एक ब्लैक किया, फिर व्हाइट किया, फिर ब्लैक किया, फिर व्हाइट किया, अगर आप सबको मिक्स कर दो तो क्या आ जाएगा, ग्रे कलर आ जाएगा, वैसा ही कुछ आपका आ जाएगा। ठीक है, दैट वुड बी द इंपैक्ट दैट वुड बी क्रिएटेड। ठीक है, ओके। द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ड्यू टू सुपर इम्पोजिशन ऑफ टू और मोर वेव्स इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। तो ये जो आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, क्यों अभी हम एनर्जी पे क्यों आ रहे हैं भाई साहब? ठीक है, क्योंकि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ना। देखो, दो वेव्स मिल रहे हैं और दो वेव्स की वजह से क्या क्रिएट हो रहा है, या तो डार्क बैंड क्रिएट हो रहा है या तो ब्राइट। ब्राइट मतलब क्या हो गया, एनर्जी बढ़ गई। ब्राइट बैंड मतलब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ गई, मतलब एनर्जी बढ़ गई। ठीक है, और डार्क बैंड कब क्रिएट हो रहा है, जब भाई साहब एनर्जी डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो द रीडिस्ट्रीब्यूशन, लाइट की एनर्जी का भाई साहब रीडिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू सुपर इम्पोजिशन ऑफ टू और मोर वेव्स इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। ठीक है, द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, ड्यू टू सुपर इम्पोजिशन ऑफ टू और मोर वेव्स इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। इसको हम भाई साहब बोलेंगे इंटरफेरेंस, क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। एनर्जी घट या बढ़ नहीं रही है, एनर्जी का भाई साहब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। इट्स लाइक दिस, आपके जेब में भाई साहब 10 रुपए हैं, तो आपने इनको दिया 2 रुपए, इनको दिया 1 रुपए, इनको दिया 2 रुपए, इनको दिया 1 रुपए, इनको दिया 2 रुपए, ऐसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है वही 10 रुपए। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो लाइट की एनर्जी भाई साहब डिक्रीज या इंक्रीज नहीं हो रही है, लाइट की एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, बिटवीन ब्राइट एंड डार्क बैंड्स। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न कंटेन, लेट्स से कंसीडर टू वेव्स कमिंग फ्रॉम S1 and S2। ठीक है, दे इंटरफियर एट अ पॉइंट P ऑन द स्क्रीन। किसी भी वेव को हम कैसे डिफाइन करते हैं? वेव होता है भाई साहब, ये हो गया वेव, दिस इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी भी आप लग सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी वेव का ये भाई साहब पोर्शन हो जाता है। ठीक है, किसी भी वेव का ये y मतलब क्या, y मतलब ये वाला y पोर्शन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द y। दिस y मतलब ये ऐसे जा रहा है ना भाई साहब, y एक्सिस पे आप इसको नापते हुए जा रहे हैं, तो अभी y पे इतना है, 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 अभी y पे इसकी कितनी वैल्यू है, ये जो y मान पे है। ठीक है, सो ये y है। a मतलब क्या होता है भाई साहब? a मतलब होता है आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये हो गया आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज नोन एज द एम्पलीट्यूड। साइन ओमेगा टी क्यों ले रहे हैं हम भाई साहब? क्योंकि साइन का ग्राफ ऐसे ही होता है। ठीक है, टर्न 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 टर्न। कॉस का भी होता है, लेकिन सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट में फर्क है, मतलब यहाँ पे कॉस यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हम कॉस ओमेगा टी भी ले सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, हम यहाँ पे साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी जो भी ले, दैट इज हाउ अ वेव इज डिफाइंड। ठीक है, वेव मतलब हो गया ये वाई का पार्ट, साइन मतलब क्योंकि ऐसा ग्राफ जा रहा है भाई साहब, पीरियोडिक ग्राफ है। ओमेगा क्या होता है? व्हाट इज ओमेगा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है भाई साहब आपकी ओमेगा। ठीक है,
ओमेगा मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, ओमेगा होगा आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2π/t, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्लियर है, आर वी क्लियर? टाइम पीरियड हो गया आपका वेव का एक टाइम पीरियड, ठीक है। वी विल सी अबाउट दिस थिंग्स, ओके। a2 सर y2 विल बी इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव। तो इसका मतलब दो सोर्सेज ऑफ लाइट आपने क्रिएट किए हैं, कोहेरेंट सोर्सेस। एक का डिस्प्लेसमेंट y1, दूसरे का डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस इज y2। वन इज गिवन एज a sin ओमेगा t, द अदर वन इज गिवन एज a sin ओमेगा t प्लस फाइव। आपको मैंने बोला था भाई साहब कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं? कोहेरेंट सोर्सेस आर दोस व्हिच हैव द सेम फ्रीक्वेंसी। भाई साहब दोनों की फ्रीक्वेंसी देखो सेम, ठीक है। एम्पलीट्यूड भी दोनों का सेम है भाई साहब, और जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहेगा। ये फेज डिफरेंस भाई साहब कांस्टेंट रहेगा, अगर एग्जिस्ट करता हो तो, नहीं एग्जिस्ट करता है तो बात ही खत्म, ठीक है। क्लियर है? सो वेरीफाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। ये भाई साहब फेज डिफरेंस हो गया दोनों वेव्स के बीच में भाई साहब, ठीक है। ओके, तो आपका देखो यहाँ पे S1 है और ये S2 है, कहां पे पहुंच रहे हैं भाई साहब? लेट्स से एट अ पॉइंट P। और अगर मैंने इन दोनों का, देखो S1 S2 है, इन दोनों के बीच का ये वाला पॉइंट से हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाला, ठीक है। तो अगर समझ लो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है d, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? d/2। ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? d/2। मुझे बताओ यहाँ पे वाला ये वाला डिस्टेंस भी पैरेलली अगर हम लेंगे, ये हो जाएगा d/2 और ये भी हो जाएगा आपका d/2। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। क्या ये d/2 वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ओके। ये वाला डिस्टेंस कैपिटल D ले रहे हैं, तो स्लिट के बीच में डिस्टेंस होता है भाई साहब आपका d/2, एंड स्क्रीन्स के बीच में डिस्टेंस होता है आपका भाई साहब d। स्लिट विड्थ बोलेंगे हम इसको। स्मॉल d इज नोन एज स्लिट विड्थ, ठीक है। एंड बिगर d इज बेसिकली द स्क्रीन डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन्स। मतलब ये वाला स्क्रीन जो आपका है और ये वाला जो आपका स्लिट जो आपने बनाया हुआ है, ठीक है। ओके, तो अभी हम क्या ले रहे हैं? देखो ये वाला पार्ट ले रहे हैं, यहां पे हमने d डाला हुआ है, ठीक है। और ये डिस्टेंस आपका क्या है? लेट्स से xn है, xn है, ठीक है, ओके। सो द रिजल्टेंट वेव इक्वेशन इज गिवन बाय, क्योंकि आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके भाई साहब दे आर सुपरपोजिंग विद ईच अदर, तो आपका रिजल्टेंट वेव इक्वेशन क्या हो जाएगा? y विल बी इक्वल टू y1 प्लस y2। तो y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा बाटी? a sin ओमेगा t, और y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? a sin ओमेगा t प्लस फाइव। क्लियर, 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 ओके। चलो भाई साहब इसको करते हैं। अभी देखो यहाँ पे क्या आ गया? a sin ओमेगा t। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर आपकी मैथ्स कमजोर है, अगर क्या कमजोरी है ना भाई साहब, ठीक है, तो जो भी नीट वाले हैं उनका भी देख लीजिए भाई साहब, ठीक है। a sin ओमेगा t, तो अगर हम sin a प्लस b करते हैं तो sin a प्लस b क्या हो जाएगी? sin a cos b प्लस cos a sin b। क्लियरम, क्लियरम, क्लियरम भाई साहब, sin a cos b प्लस cos a sin b, वही लगा रहे हैं हम यहाँ पे। sin ओमेगा t cos फाइव प्लस cos ओमेगा t sin फाइव। Are we clear through this one? people आ रही है, ओके ओके ओके। a का a, अच्छा ध्यान देना यहाँ पे दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, ठीक है। दिस हैज टू बी देयर इन द कोहेरेंट सोर्सेस, ओके ओके। चलिए भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक साइन, इसको हमने एक्सपैंड किया, तो बताओ भाई साहब यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्या है बाहर देखो, a sin ओमेगा t, यहाँ पे क्या आया बोलो? a sin ओमेगा t cos फाइव, ठीक है। इन दोनों में से अगर मैंने a sin ओमेगा t को कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस cos फाइव, और ये क्या हो जाएगा भाई साहब आपका? a sin cos ओमेगा t sin फाइव, हाँ a sin cos ओमेगा t, ठीक है। और आपका हो गया भाई साहब sin फाइव, ये a sin ओमेगा t को हमने भाई साहब कॉमन निकाला हुआ है यहाँ पे, ठीक है, a sin ओमेगा t, तो 1 प्लस cos फाइव, हाँ इसको हमने किया, और एक cos, ये क्या किया भाई साहब? a sin ओमेगा t, दिस विल बी a sin ओमेगा t cos फाइव, और यहाँ पे होगा भाई साहब sin ओमेगा t, दिस विल बी नॉट बी cos ओमेगा t, ये होगा आपका sin ओमेगा t, है ना, दिस विल बी sin ओमेगा t। देखो a sin ओमेगा t प्लस a इसको करते हैं भाई साहब, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे हो गया आपका a sin ओमेगा t प्लस a sin ओमेगा t cos फाइव
प्लस ए कॉस ओमेगा टी साइन फाई, ठीक है। ओके, अगर हमने इन दोनों को भाई साहब कंबाइन कर लिया, ये हो गया ए साइन ओमेगा टी 1 प्लस यहाँ पे कितना हो गया कॉस फाई, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा ए कॉस ओमेगा टी साइन फाई, ये वाला ब्रैकेट नहीं होगा बस, ठीक है। क्लियर है, क्लियर क्लियर क्लियर। ओके, अभी हमने देखो यहाँ पे क्या मान लिया, लेट ए प्लस, लेट ये वाला देखो ए टू 1 प्लस कॉस फाई, इसको हमने मान लिया आर कॉस फाई, ठीक है, आर कॉस फाई। और इस ए साइन फाई को देखो, ए और ये जो साइन फाई है इसको हमने मान लिया भाई साहब आर कॉस थीटा, ठीक है। क्लियर हो जाएगा भाई साहब यहाँ पे। तो y की वैल्यू क्या हो गई बोलो, इस पूरे को हमने क्या लिख लिया, आर कॉस थीटा, सॉरी आर कॉस फाई है ना, तो ये हो गया आपका आर कॉस थीटा, सॉरी थीटा हो गया, ठीक है। ए 1 प्लस कॉस फाई इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखो ए 1 प्लस कॉस थीटा, इसको क्या लिख सकते हो तुम, आर कॉस थीटा लिखते हो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन ओमेगा टी। ओके, इधर आओ भाई साहब, ए कॉस ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी, तो ए साइन फाई को तुमने क्या लिखा है, आर कॉस थीटा, ठीक है। आर कॉस थीटा नहीं होगा भाई साहब, यहाँ पे आर साइन थीटा होगा, सब गड़बड़ गड़बड़। ए साइन फाई को हमने क्या लिखा है भाई साहब, आर साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो गया आर साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। ओके ओके ओके, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो भाई साहब, आर को अगर मैंने कॉमन निकाला साइन ओमेगा टी प्लस फाई हो गया ये, ठीक है। तो अभी इक्वेशन कैन बी रिटन एज, अगर मैंने आर स्क्वायर का वैल्यू निकाला, ठीक है, तो यहाँ पे आर साइन, तो वाई की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब, दिस विल बी आर साइन ओमेगा टी प्लस फाई, आर साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अभी इस आर की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, आर की वैल्यू देख लो यहाँ पे क्या हो जाएगी, अगर मैंने इसको देखो, ये ए इंटू 1 प्लस कॉस फाई है, ठीक है, ये है आपका कितना आर कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या है देखो, ए साइन फाई को आपने क्या लिया हुआ है, आर साइन थीटा, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस फाई का भाई साहब स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, यहाँ पे ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर को कॉमन निकालो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब, आर स्क्वायर की, यहाँ पे वही चीज दिखा है देखो, आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ये एसएचएम की भी लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा यहाँ पे लिख सकते हो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी इसको एक्सपैंड करो भाई साहब, 1 प्लस कॉस फाई का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, इन दोनों में से ए स्क्वायर को कॉमन निकाला, यहाँ पे आ गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2 कॉस फाई, और यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर फाई। अभी ध्यान से देखो, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इज 1, तो ये 1 प्लस 1 हो गया भाई साहब 2, तो ये 1 हो गया और ये 1 2, तो ये हो गया 2 प्लस 2 कॉस फाई, तो इस 2 को भी बाहर निकाला तो 2a स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस फाई, ठीक है। तो आपका यहाँ पे भाई साहब इसको क्या लिख सकते हैं, 2a स्क्वायर, और आपको मालूम ही है भाई साहब क्या, 2 cos थीटा, ठीक है। तो आपका cos 2 थीटा का वैल्यू क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसके हिसाब से 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे अगर हम करी है 1 प्लस cos थीटा, मतलब 1 प्लस cos थीटा विल बी इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो आपका आर स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 2 और 2 4 a स्क्वायर cos स्क्वायर 5/2, कुछ नहीं समझे हैं। चलिए एक बार और देख लेते हैं इसको, ठीक है। आपका समझ लो एक वेव आ रहा है, एक वेव का है भाई साहब y1 क्या, a साइन ओमेगा t, ठीक है। तो क्योंकि दूसरा वेव आपका कोहेरेंट है, सिंस दैट अदर वेव इज बेसिकली फ्रॉम अ कोहेरेंट सोर्स, you will have its equation as sin omega t plus phi, where phi is the constant phase difference, ठीक है। इनकी दोनों की फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये कोहेरेंट सोर्स है, सिंस दे आर बेसिकली कोहेरेंट सोर्सेस, तो इनकी भाई साहब फ्रीक्वेंसी, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी भाई साहब, सेम होगी, और क्या हो जाएगा भाई साहब, phi will be a constant phase difference, phi will be a constant phase difference। clear भाई साहब, are we clear on this one? okay, तो अगर हमने भाई साहब y, तो रिजल्टेंट वेव क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेव y will be equal to y1 plus y2, यही हमने प्रिंसिपल पढ़ा है किसमें, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में। अगर भाई साहब दो वेव्स हैं जो सुपरपोज कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय y1 plus y2, तो यहां पे हम क्या करेंगे बोलो, a sin ओमेगा t प्लस a sin ओमेगा t प्लस फाई, ठीक है।
ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसको हम क्या लिख सकते हैं बोलो, ए साइन ओमेगा टी प्लस ए साइन ओमेगा टी कॉस फाइव, ठीक है, प्लस यहां पे साइन फाइव कॉस ओमेगा टी, ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना, क्लियर है, क्लियर है, साइन ए कॉस बी, देखो साइन ए प्लस बी कितना होता है भाई साहब आपका, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, साइन ओमेगा टी कॉस फाइव, और आप इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है, तो इसको आप लिख दीजिए भाई साहब कॉस ओमेगा टी, दिस विल बी बेसिकली व्हाट, कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके, सो व्हाट विल दिस गिव यू पीपल, दिस विल बी ए साइन ओमेगा टी प्लस यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, ए साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस ए कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, है ना भाई साहब, इस ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे, ठीक है, क्लियर है, इन दोनों को देखो भाई साहब, इन दोनों को, ठीक है, यहां पे कितना हो जाएगा, ए साइन ओमेगा टी को अगर मैंने देखा यहां पे कितना आएगा, 1 प्लस कॉस फाइव, क्लियर क्लियर क्लियर, ए साइन ओमेगा टी कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉस फाइव, और ये इकलौता रह गया यहां पे ए कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, ठीक है, ठीक है, ओके, नाउ व्हाट यू डू इज, आप भाई साहब इसको सिलेक्ट कर लीजिए यहां पे, ये जो ए है और इतना पोर्शन, ठीक है, इतना पोर्शन को लेट ए 1 प्लस कॉस फाइव इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, ठीक है, क्लियर है, एंड ए साइन फाइव, ए साइन फाइव इज इक्वल टू आर साइन थीटा। मुझे बता सकते हो यहां पे ऐसा, चलो तुमने इसको मान लिया, तो इसको कैसे मान सकते हो, आर साइन थीटा हो जाएगा, हाउ, तुमने ये माना राइट, ए 1 प्लस कॉस फाइव इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, तुम्हारे बुक्स में ऐसे ही दिया हुआ है, लेकिन हाउ कम यू कैन से दैट दिस इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये तुमने माना है, ये कहां से ला रहे हो, ए साइन फाइव इज इक्वल टू आर साइन थीटा, बोला, हाँ बोला, जल्दी से बोला, फटाक से, ए 1 प्लस कॉस फाइव इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, ठीक है, तो ए साइन फाइव इज इक्वल टू आर साइन थीटा कैसे हो जाएगा, अरे भाई साहब देखो, ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल, ट्रायंगल बना लो, यहां पे क्या है तुम्हारा, यहां पे कॉस थीटा ना, कॉस थीटा क्या होता है, सॉरी दिस इज थीटा, ये आपका थीटा हो गया, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मैं यहां पे बोल सकता हूं ए 1 प्लस कॉस थीटा बाई आर इज इक्वल टू, सॉरी कॉस फाइव, ठीक है, इज इक्वल टू कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया ए 1 प्लस कॉस क्या भाई साहब फाइव अपॉन हाइपोटेन्यूज आर इज इक्वल टू कितना भाई साहब कॉस थीटा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी बाई आपका भाई साहब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस दिस, ठीक है, तो आपका पाइथागोरस थ्योरम से कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए 1 प्लस कॉस फाइव का स्क्वायर, इसका अंडर रूट है कि नहीं, कौन सा, ये वाला लेंथ, ठीक है, क्लियर है, कर लीजिए इसको भाई साहब, कितना आ गया यहाँ पे, आर स्क्वायर माइनस यहां पे हो गया आपका ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस फाइव का स्क्वायर, ठीक है, सो दिस विल बी, सही जा रहे हम, आर, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस यहां पे कितना आ गया भाई साहब, ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 कॉस फाइव, है ना भाई साहब, नहीं अंडरवुड के साथ कट नहीं होगा, अंडरवुड के साथ कट नहीं होगा, मेरे को यहां पे चाहिए कितना भाई साहब, ए साइन फाइव बाई आर इज इक्वल टू साइन थीटा ना,
और साइन थीटा किया, अगर हम उल्टा चले तो व्हाट द हेल, ये क्यों नहीं उठ रहा? बस ये क्या हो गया? ओके, फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब, आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? y विल बी इक्वल टू y1 प्लस y2, दैट इज हाउ मच? a साइन ओमेगा t प्लस a साइन ओमेगा t प्लस 5, ठीक है। तो इसको अगर हम एक्सपैंड करते हैं, दिस विल बी a साइन ओमेगा t प्लस a साइन, यहाँ पे साइन a प्लस b के हिसाब से साइन ओमेगा t cos 5, साइन ओमेगा टी cos 5 प्लस cos ओमेगा टी sin 5, ठीक है, क्लियर है? ओके, सो दिस विल गिव यू हाउ मच? a साइन ओमेगा टी प्लस a साइन ओमेगा टी cos 5 प्लस a cos ओमेगा टी sin 5, ठीक है। तो यहां पे हमने भाई साहब कॉमन ले लिया a साइन ओमेगा टी, इन दोनों में से अगर हमने कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या अंदर? 1 प्लस cos 5, ठीक है, प्लस यहां पे कितना बच रहा है? a cos ओमेगा टी sin 5। तो अगर हम यहां पे अभी मान लेते हैं कि लेट दिस पार्ट बी r sin थीटा, तो a sin 5 की वैल्यू हमने क्या मान ली? r sin थीटा, ठीक है, a sin 5 की वैल्यू, इसका मतलब a sin 5 बाई r, ये कितना हो जाएगा भाई साहब? sin थीटा। मतलब अगर आप कोई ऐसा ट्राइंगल ले रहे हैं जहां पे ये थीटा है, ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या भाई साहब? परपेंडिकुलर की वैल्यू, और ये हो गई भाई साहब आपके हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, ठीक है। a sin 5 विल बी द वैल्यू ऑफ द परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है आपका भाई साहब sin थीटा, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो? दिस वन विल बी r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर 5, क्लियर है भाई साहब? क्लियर है? अरे भाई साहब, ये दिस माइनस दिस, मैं बेस की बात कर रहा हूं। व्हाट विल बी द बेस? बेस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। समझ में आ रहा है? ये गड़बड़ नहीं? ओके, तो यहां पे कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 है, देखो, ठीक है, साइन स्क्वायर 5 है भाई साहब, ठीक है। इसको हम भाई साहब क्या लिख सकते हैं? व्हाट कैन बी राइट दिस? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। साइन स्क्वायर 5 को भाई साहब अगर मुझे कॉस स्क्वायर 5 में कन्वर्ट करना है, हाउ विल बी कन्वर्ट दिस? इसको भाई साहब इस फॉर्मेट में लेकर आओ, 1 प्लस कॉस 5, तुम्हारा यहां पे देखो क्या मान्यता है, ठीक है। ए साइन 5 को तुमने क्या माना हुआ है? ए साइन 5 को माना हुआ है आर साइन थीटा ना भाई साहब, ठीक है। ए साइन 5 को तुमने क्या माना हुआ है? आर साइन थीटा माना हुआ है, ठीक है। ए साइन 5 इज इक्वल टू आर साइन थीटा माना हुआ है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए साइन 5 बाई आर, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा? दिस विल बी आर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 5, आर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। साइन स्क्वायर 5 को क्या लिख सकते हैं भाई साहब? इसको हमको क्या प्रूव करना है? दिस विल बी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 5, मतलब कितना हो जाएगा बोलो? अरे बोला ना, बोलो जल्दी से बोला। आर स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 की जगह पे क्या लिख सकते हो? आर स्क्वायर ए स्क्वायर की जगह पे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। इससे आपका भाई साहब ये वाला वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो आपने अगर माना हुआ है क्या? ए साइन थीटा, ए साइन 5 को आपने माना हुआ है क्या? आर साइन थीटा, और तो डेफिनेटली आपका क्या हो जाएगा? ए 1 प्लस कॉस 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस विल बी आर कॉस थीटा, ठीक है। अभी इसको लिख लो भाई साहब, y की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो
आर, आर आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, ठीक है, ये हो गया आपका ये पोर्शन, ठीक है, दिस विल बी हाउ मच कॉस, दिस इज कॉस थीटा, और यहां पे हो गया आपका साइन ओमेगा टी प्लस ए साइन ओमेगा, ए साइन थीटा मतलब हो गया आपका भाई साहब कितना, आर साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। इन दोनों में से आर को कॉमन निकालो, कितना बचता है बोलो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी कॉस थीटा, इसको आगे पीछे कर रहे हैं भाई साहब, ठीक है, प्लस यहां पे क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, अगर आपका होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दिस गिव्स यू व्हाट साइन ए प्लस बी, ठीक है, तो फटाफट से देख लेते हैं भाई साहब, यहां पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी हाउ मच आप पीपल, दिस विल बी आर, ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अभी देखो यहां पे तुमने बहुत सारी नई चीजें इंट्रोड्यूस कर दी हैं, एक नई चीज जो तुमने इंट्रोड्यूस की है वो है भाई साहब आर, ठीक है, क्योंकि तुम लेकर क्या चल रहे थे, ये ए साइन ओमेगा टी और ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और दूसरा जो तुमने नया चीज इंट्रोड्यूस किया है वो क्या है भाई साहब आपका थीटा, तो तुमको ये दोनों चीजों को प्रॉपर्ली डिफाइन करना पड़ेगा। तुमने इक्वेशन को कंडेंस्ड फॉर्म में लाया है, दिस विल बी द रिजल्टेंट वेव, ये रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन है, ठीक है, लेकिन तुमने यहां पे जो वेरिएबल्स लाए हैं वो अलग अलग है, तो यहां पे भाई साहब वेरिएबल क्या था तुम्हारा एम्पलीट्यूड, स्मॉल एम्पलीट्यूड, और यहां पे ओमेगा टी फिलहाल अभी भी चल रहा है, दूसरा वेरिएबल क्या था भाई साहब फाई, जिसका चेंज होकर क्या हो गया थीटा, ठीक है, यहां पे आपका ए देखो चेंज हो गया किसमें आर में, इधर बैठ हंसी नहीं रुक रही है ना, नहीं आजा जल्दी जल्दी फटाफट, ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो ये जो नए वेरिएबल्स आपके आ गए हैं इनके टर्म्स में आपको इक्वेशन डिफाइन करना है, तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, देखो अगर दो वेव्स हैं और इनका भाई साहब एक का y1 दिया हुआ है आपको a साइन ओमेगा टी, दूसरे का y2 क्या दिया हुआ है आपको a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और ये दोनों भाई साहब क्या हैं, दे आर कोहेरेंट सोर्सेस, दे आर व्हाट कोहेरेंट सोर्सेस। अगर ये कोहेरेंट सोर्सेस हैं तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, हमने अभी निकाला y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा आ गया है, देखो फाई की जगह पे, ठीक है, तो नाउ वी हैव टू बेसिकली डिफाइन आर का डेफिनेशन लिखना है भाई साहब, तो यहां पे देखो तुमने क्या माना था, a साइन फाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है, और दूसरा तुमने क्या माना था भाई साहब, a1 प्लस कॉस फाइव इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, ये दोनों माने थे तुमने, ठीक है, दोनों को भाई साहब स्क्वायर कर दो, इसका अगर मैंने स्क्वायरिंग किया, इसका अगर भाई साहब स्क्वायरिंग किया तो कितना आ जाएगा बोलो, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पे कितना आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, क्लियर, दूसरे वाले इक्वेशन का स्क्वायरिंग करो, यहां पे कितना आ जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पे आ गया आपका ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस फाइव का भाई साहब स्क्वायर, ठीक है, ये इक्वेशन और ये वाले इक्वेशन को ऐड करो भाई साहब, ठीक है, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, सो दिस विल बी आर स्क्वायर, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस फाइव का स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी भाई साहब 1, तो ये हो गया आर स्क्वायर, यहां पे कितना आ गया बोलो, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, अभी हम सॉरी ए स्क्वायर इंटू यहां पे 1 प्लस कॉस फाइव है, इसको एक्सपैंड कीजिए, ए प्लस बी का स्क्वायर, तो दिस विल बी 1 प्लस 2 कॉस फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव, क्लियर है, ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 करोगे कितना आएगा ए स्क्वायर इंटू उसको करोगे तो कितना आएगा 2a स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, ठीक है, प्लस 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 ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू आर, ठीक है, क्लियर, ओके, यहां पे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव
और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, इसमें से ए स्क्वायर को कॉमन निकालो भाई साहब, कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, ये भाई साहब कितना आ जाएगा, आप पूरे में से ए स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं ना, ठीक है। अगर आपने भाई साहब पूरे में से ए स्क्वायर को कॉमन निकाला, सो व्हाट विल यू एग्जैक्टली गेट, तो यहाँ पे आ गया आपका देखो ए स्क्वायर, अंदर क्या बच रहा है साइन स्क्वायर फाइव, ठीक है, प्लस 1, इस ए स्क्वायर की जगह पे 1 प्लस 2, ठीक है, कॉस 5 होगा ना, ठीक है, दिस विल बी 2 cos 5, ठीक है, प्लस cos स्क्वायर 5, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू आर। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 5 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 1, और ये और ये हो गया 1 और प्लस ये 1, तो कितना हो गया भाई साहब 2, ठीक है, ये हो गया 2 प्लस 2 cos 5, ये हो गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर। क्लियर भाई साहब, ठीक है। तो आपको भाई साहब यहाँ पे अगर ए स्क्वायर 2 को हमने बाहर निकाला, यहाँ पे कितना बचेगा बोलो 1 प्लस cos 5 इज इक्वल टू आर, ये आर भी है बुक्स में, यहाँ पे कैपिटल ए भी है, ठीक है, कैपिटल ए भी यूज हुआ है, ठीक है। ओके, अब बताओ भाई साहब यहाँ पे हमने देखो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना भाई, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं 1 प्लस cos 2 थीटा दिस इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, ऐसा बोल सकते हैं। तो अगर हमारा यहाँ पे 1 प्लस cos 5, तो भाई साहब 2 थीटा का आधा हो जाता है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 5/2, है ना, 2 थीटा का आधा थीटा होता है, तो 5 का आधा कितना हो जाएगा 5/2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब 2a स्क्वायर इंटू 2 cos स्क्वायर 5/2, this will be equal to r, so this will be 4a square, ये 2 2 जा 4a square cos square 5/2, this will be equal to r। अभी देखो आपका जो r का वैल्यूज है, जो ओरिजिनल चीजें दी हुई थी आपको उसी के हिसाब से है। ओरिजिनल चीज में आपने क्या माना था भाई साहब साइन ओमेगा टी ए, देखो ये ए एम्पलीट्यूड ओरिजिनल, और आपने फेज डिफरेंस दोनों वेव्स के बीच में क्या माना था 5, वो भी है भाई साहब आपका cos स्क्वायर, तो ये r के टर्म्स में हो गया। अभी बाकी रहा क्या आपका भाई साहब, ये जहां पे आपने किया है, ठीक है, आपका रिजल्टेंट वेव का क्या था भाई साहब r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा था। ओमेगा टी तो पहले से चला रहा है, r का आपने वैल्यू वहां पे दे दिया है, ठीक है। अभी आया बारी थीटा का, क्योंकि आपका ओरिजिनल में क्या था कांस्टेंट फेज डिफरेंस पाई था, तो अभी आपको थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे भाई साहब, बहुत इजी है, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे r साइन थीटा दिख रहा है भाई साहब, कहां गया क्या, हाँ, तो आपका a साइन फाई की वैल्यू कितनी है r साइन थीटा के बराबर है, ठीक है, ओके। और cos थीटा के, हाँ, a इंटू 1 प्लस cos फाई की वैल्यू क्या है भाई साहब r cos थीटा के बराबर है, दोनों को डिवाइड कर दो, आरम कैंसिल हम, ठीक है। ये कितना हो गया भाई साहब, मैडम इसको बंद करके आओ आवाज, ठीक है। सो ये हो गया भाई साहब r साइन थीटा बाई r cos थीटा, ये कितना हो गया भाई साहब tan थीटा, ठीक है। यहाँ पे a और a कैंसिल, दिस विल बी साइन फाई अपॉन 1 प्लस cos फाई, तो आपका थीटा क्या हो जाएगा भाई साहब tan इनवर्स ऑफ साइन फाई अपॉन 1 प्लस cos फाई, ठीक है। ये हो गया आपका थीटा का है, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो दिस इज प्रीटी मच अबाउट द डेरिवेशन पार्ट, ठीक है। लेट्स गो बैक टू व्हाट वी वर स्टडीइंग। क्या देखो भाई साहब, ये फिर से चालू हो गया है, हाँ, अरे कहाँ चले गए भाई साहब, ओके। सो आपने देखा भाई साहब आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू यहां पे आपको कितनी मिल रही है 4a स्क्वायर cos स्क्वायर 5/2, ठीक है। ये हो गया आपका आर स्क्वायर की वैल्यू। अभी देखो इंटेंसिटी क्या होती है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, ये आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है। इंटेंसिटी इज बेसिकली
proportional to the square of the amplitude. Intensity of any light wave will be directly proportional to the square of the amplitude. ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब? सो I इज इक्वल टू I, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4I0 cos स्क्वायर 5/2. क्या ये समझ में आ रहा है? देखो देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या आया भाई साहब? R स्क्वायर, मतलब जो एम्पलीट्यूड आया है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है ये, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड R स्क्वायर इज इक्वल टू 4A का स्क्वायर cos स्क्वायर 5/2. ये हो गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, है ना भाई साहब? ठीक है, तो देखो अगर मैं बोलूं कि I, इंटेंसिटी ऑफ एनी वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड मतलब भाई साहब आपका A के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है, किसी भी वेव का एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है. ओके, तो समझ लो भाई साहब, पहले है I, अगर मैं यहां पे ऐसे लिखूं I अपॉन I0, सो दिस विल बी इक्वल टू भाई साहब A अपॉन A0, दैट विल बी इक्वल टू भाई साहब क्या क्या हो जाएगा? बोला बोला जल्दी से बोलो ना भाई. ठीक है, आपका यहाँ पे इसके पहले क्या था? व्हाट वाज द एम्पलीट्यूड? A था ना भाई साहब, A था एम्पलीट्यूड. I अपॉन I0 कितना हो जाएगा भाई साहब? I0, I अपॉन I0, दिस विल बी A. ठीक है, और यहाँ पे कितना था भाई साहब? देखो A था इसका एम्पलीट्यूड. अभी तुम्हारा एम्पलीट्यूड कितना हो गया? तुम्हारा एम्पलीट्यूड भाई साहब इतना हो गया. तो ये पहले क्या था? A स्क्वायर. ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आपका एम्पलीट्यूड था A स्क्वायर. अभी कितना हो गया बोलो? 4A स्क्वायर cos स्क्वायर 5/2. तो ये A स्क्वायर हम कैंसिल. ठीक है, तो I बाई I0 इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर 5/2. तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? 4I0 cos स्क्वायर 5/2. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? देखो अभी तुम्हारा एम्पलीट्यूड कितना आया है? R स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर cos स्क्वायर 5/2. दिस इज योर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड. 4A स्क्वायर cos स्क्वायर 5/2 है ना भाई साहब? योर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज 4A स्क्वायर cos स्क्वायर 5/2. ये हो गया आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड. R स्क्वायर की वैल्यू बता रहे हैं. ठीक है, पहले का एम्पलीट्यूड कितना था? A स्क्वायर था ना भाई साहब, बिफोर द वेव्स हैव मीटेड. ठीक है, तो उस टाइम पे इंटेंसिटी कितनी रही होगी? I0. ठीक है, I0, लेट्स से I0 आपका क्या होता है? I बेसिकली क्या होता है? I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A का स्क्वायर. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं I फॉर द सेम वेव विल बी इक्वल टू KA का स्क्वायर. ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम इस I0 को क्या लिख सकते हैं भाई साहब? I जब था I0 तब इसका एम्पलीट्यूड कितना था? A स्क्वायर. तो I0 को हम क्या लिख सकते हैं? KA स्क्वायर लिख सकते हैं. बोलो, KA स्क्वायर लिख सकते हैं. इसी तरह से अभी का I किसके प्रोपोर्शनल होगा? अभी के R स्क्वायर के, है ना भाई साहब? तो यहाँ पे I इज इक्वल टू KR स्क्वायर लिख सकते हैं. तो ये अभी का इंटेंसिटी हो गया. दिस इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू KR का स्क्वायर. ठीक है, तो अभी आप कर लो भाई साहब, I अपॉन I0, दिस विल बी इक्वल टू KA का स्क्वायर अपॉन KR का स्क्वायर. KA का स्क्वायर भाई साहब कितना हो जाएगा? K, और ये हो गया भाई साहब आपका कितना? A का स्क्वायर. R का स्क्वायर कितना हो जाएगा? R. ठीक है, दिस विल बी K. आपने देखा भाई साहब R का स्क्वायर कितना होता है? R का स्क्वायर इज 4A का स्क्वायर cos स्क्वायर 5/2. cos स्क्वायर 5/2. ठीक है, KM कैंसिल, A स्क्वायर भाई साहब कैंसिल. ठीक है, ओके, सो आपका यहाँ पे क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये हो गया आपका I, दिस विल बी I, और ये आपका I0 हो गया KA स्क्वायर, और ये हो गया आपका I. ठीक है, क्लियर है. यहां पे ऊपर कुछ बचा नहीं, तो I0 बाई I, दिस विल बी इक्वल टू 1/4 cos स्क्वायर 5/2. तो आपका भाई साहब I का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4I0 cos स्क्वायर 5/2. ठीक है, I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4I0 cos स्क्वायर 4/2. ठीक है, क्लियर है भाई साहब, जो उसका ओरिजिनल वैल्यू था. I is equal to 4I0 cos square 5/2. So condition for maximum intensity or bright fringe. Maximum intensity कब होगी? लॉजिकली कब होगी? जब आपका क्रेस्ट के साथ मिल रहा हो, या ट्रफ के साथ मिल रहा हो भाई साहब. ठीक है, क्रेस्ट के साथ मिल रहा हो, या ट्रफ के साथ मिल रहा हो. ओके, तो इसका मतलब आपका फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? बोलो, व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस? cos 5/2 की वैल्यू +-1 होगी. क्यों? Why will this be? अरे बोलो ना, बोलो, कुछ नहीं बोलो भाई साहब. यहाँ पे देखो क्या है? R स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर cos स्क्वायर 5/2 है. ये 5/2 बेसिकली क्या है? आपका फेज डिफरेंस है. ठीक है, फेज डिफरेंस है.
तो फेज डिफरेंस हो गया अभी आपका भाई साहब ये। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भाई साहब, कंसिडर 5/2 इज इक्वल टू कॉस 5/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। फेज डिफरेंस अगर आपका भाई साहब कांस्टेंट है, कब होगा भाई साहब, cos 5/2 प्लस माइनस 1, तो cos स्क्वायर ये कब होगा बोलो, cos की को देखो हम जब बोल रहे हैं ना कि एक ऐसा आ रहा है, देखो एक ऐसा वेव आ रहा है और ये क्रेस्ट और क्रेस्ट मिल रहे हैं या ट्रफ और ट्रफ मिल रहे हैं, तो आपका क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ब्राइट स्पॉट। तो इनमें फेज डिफरेंस कितना हो गया, 0। अरे भाई साहब फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। मतलब cos 5/2 मतलब क्या हो जाएगा, cos 0, और इसकी वैल्यू हो जाएगी भाई साहब प्लस माइनस 1, तो cos स्क्वायर 5/2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, 1। क्या ये मामला समझ में आ रहा है भाई साहब। प्लस माइनस क्यों लिखा है हमने, प्लस माइनस क्यों लिखा है, cos 0 की वैल्यू तो प्लस ही होती है। देखो एक को आप ऊपर जाने वाले को कंसिडर कर रहे हो और एक को आप नीचे जाने वाले को कंसिडर कर रहे हो, ठीक है। तो cos 5/2 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, प्लस माइनस 1। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा, 0। अगर फेज डिफरेंस आपका 0 है भाई साहब, तो इसका मतलब cos स्क्वायर 5/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, cos स्क्वायर 0/2 दैट इज cos स्क्वायर 0 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। ओके, तो आपका एम्पलीट्यूड बोलो कितना हो जाएगा, और ये वैल्यू कब मिलती है आपको, ये वैल्यू मिलती है जब भी आपका फाई का वैल्यू हो 0 या 2 पाई। cos 360 की वैल्यू कितनी है, 0। cos 360 इंटू 2 दैट इज 720 की वैल्यू कितनी है, 0। देखो भाई साहब cos आप जितनी बार ऐसे आएंगे ना, यहां से cos 0 है, cos 0 की वैल्यू 1, ये एक, तो ये cos 0 से आपने स्टार्ट किया, एक चक्कर घूम गया, तुम क्या कर रहे हो भाई साहब, ठीक है, एक चक्कर घूम गया तो कितना हो गया 360, 2 पाई मतलब 360। एक और चक्कर घूम गया भाई साहब तो कितना आ जाएगा 4 पाई। एक और चक्कर घूम गया तो कितना आ जाएगा भाई साहब 6 पाई। हर एक के लिए 2 पाई ना भाई साहब, ये तुम्हारा 0, ये तुम्हारा 2 पाई, ये तुम्हारा 4 पाई, ये तुम्हारा 6 पाई। हर एक में cos की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई साहब, cos की वैल्यू आ जाएगी cos 0 दैट इज 1, ठीक है। 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, ऐसे करते करते आप भाई साहब कहां तक जा रहे हैं, 2n पाई। अभी ये n मतलब क्या हो गया भाई साहब, आप अगर देख रहे हो यहां पे सारे क्या हैं, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई। ध्यान दो, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, इवन मल्टीपल्स इंक्लूडिंग दैट ऑफ 0, ऑल आर बेसिकली इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई। अगर सारे आपके इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई हैं और n लिया हुआ है आपने, n कुछ भी ले लो, 1 2 3 कुछ भी ले लो भाई साहब, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो झक मार के ये भाई साहब क्या हो जाएगा, इट विल बी एन इवन ओनली, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2n पाई। इसका मतलब फाई की वैल्यू, मतलब जब आपका फेज डिफरेंस कितना हो, 2n पाई का हो भाई साहब, जब फेज डिफरेंस आपका 2n पाई का हो तो वो हमेशा ब्राइट स्पॉट क्रिएट करेगा, ठीक है। व्हेन फेज डिफरेंस पाई बिटवीन द टू वेव्स इज 2n पाई दैट इज an even multiple of pi, it will always create a constructive phase difference, ठीक है। और ये आपका क्या क्रिएट करेगा भाई साहब, ब्राइट स्पॉट। सो पाथ डिफरेंस, अभी देखो यहां पे पाथ डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस इज डेल्टा एक्स दैट इज 0 लैम्डा 2 लैम्डा n लैम्डा, 0 लैम्डा। देखो आपका, देखो यहां पे इसको ऐसे समझो, ठीक है। फेज डिफरेंस कितने का है आपका भाई साहब, फेज डिफरेंस कितने का है, फेज नहीं 0, फिर कितने का आया, 2 पाई का आया, 2 पाई का फेज डिफरेंस आया। मतलब देखो एक ने यहां पे चला, ये कितना कवर हो रहा है बोलो, 2 पाई, यहां से यहां तक भाई साहब पाई, ये हो गया 0, ये हो गया आपका π/2, ठीक है, ये हो गया आपका 3π/2 एंड दिस विल बी हाउ मच, 2 पाई। क्या ये मामला समझ में आ रहा है, ये एक वेवलेंथ आपका 2 पाई का है, मतलब ये समझ लो वेव 1 है, तो वेव 2 ने अपनी जर्नी अभी तक चालू नहीं की है, क्योंकि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है भाई साहब, जब वेव 1 यहां तक पहुंच चुका है तब भाई साहब वेव 2 ने अपनी जर्नी चालू की। क्या ये मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है। मैं अगर बोल रहा हूं कि दोनों के बीच में भाई साहब 2 पाई का फेज डिफरेंस है, 2 पाई का फेज डिफरेंस है, मतलब भाई साहब ये पहला वाला वेव यहां से यहां तक पहुंच चुका है, दूसरा वाला वेव अब स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो कितने का डिफरेंस हो गया भाई साहब, 2 पाई का डिफरेंस हो गया। ये पहला वाला वेव यहां तक पहुंच चुका है ऑलरेडी, इट इज ऑलरेडी, लेट्स से ये पहले वाले वेव की पोजीशन है, दूसरे वाले वेव की पोजीशन ये है, करंट पोजीशन। समझ में आ रहा है कितने का डिफरेंस आ रहा है, देखो 2 पाई का फेज डिफरेंस आ रहा है। 2 पाई का फेज डिफरेंस मतलब कितने का पाथ डिफरेंस होगा, ध्यान दो यहां पे
2 पाई फेज डिफरेंस, ये क्या है, एक वेवलेंथ है कि नहीं, ठीक है, एक वेवलेंथ है, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब इनमें अगर 2 पाई का फेज डिफरेंस है तो पाथ डिफरेंस कितने का हो जाएगा, लैम्डा, एक वेवलेंथ का, समझ में आ रहा है। देखो जीरो तो जीरो ही है भाई साहब, कोई फेज डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा वाला सिचुएशन क्या है, ये भाई साहब एक चला गया है और ये अभी स्टार्ट कर रहा है, तो कितने का फेज डिफरेंस हो गया, 2 पाई का। और अगर आप भाई साहब इसको वेवलेंथ में मापो तो ये 2 पाई आपको कितने का वेवलेंथ डिफरेंस दे रहा है भाई साहब, लैम्डा का, ये हो गया आपका पाथ डिफरेंस। आर वी एबल टू कोरिलेट बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाई डिफरेंस, पाथ डिफरेंस पीपल, ठीक है, ओके। अभी हम आते हैं भाई साहब 4 पाई, मतलब क्या हो जाएगा, ये यहां तक पहुंच गया है भाई साहब, ठीक है, 2 पाई और ये आपका 4 पाई, अभी इसकी जर्नी चालू हो रही है, अभी इसकी जर्नी चालू हो रही है। तो मतलब ये जब तक यहां पे पहुंचेगा तब तक इसने एक कवर किया रहेगा। मतलब देखो यहां पे ये कितने का डिफरेंस हो गया बोलो, 2 पाई का फेज डिफरेंस हो गया। दिस इज बेसिकली 2 पाई का फेज डिफरेंस, मतलब वेवलेंथ मानेंगे तो कितना, लैम्डा प्लस लैम्डा, दैट इज 2 लैम्डा। ये हो गया आपका भाई साहब पाथ डिफरेंस, 4 पाई के लिए आपका 2 लैम्डा। आर वी गेटिंग दिस पीपल, क्या हम इसको कोरिलेट कर पा रहे हैं, सारे सवाल आपके इसी पे बेस्ड होंगे, ठीक है। अगर आप इसको कोरिलेट नहीं कर पा रहे तो प्रॉब्लम होगा। सो वी आर टॉकिंग हियर अबाउट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब ब्राइट स्पॉट, ब्राइट स्पॉट कब प्रोड्यूस होगा, जब फेज डिफरेंस आपका जीरो हो या फेज डिफरेंस इज एन इवन मल्टीपल ऑफ पाई, फेज डिफरेंस इज एन इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है, which means that you can only have values of phi, that is phase difference, as 0, 2 pi, 4 pi, 6 pi, because इन सारे वैल्यूज के लिए cos की वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी, ठीक है, cos की वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी, ठीक है। और यहां पे हमको cos phi by 2 से ही मतलब है, cos की वैल्यू अगर जीरो हो जाएगी तो इसका मतलब हो जाएगा भाई साहब वैल्यू 1, cos 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अगर भाई साहब ऐसा है, ठीक है, तो जब लैम्डा की बात करते हैं, दिस इज फेज डिफरेंस पीपल, दिस इज फेज डिफरेंस एंड दिस इज पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो अगर भाई साहब 2 पाई का यहां तक ये पहुंच चुका है, इसने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, तो जब तक ये यहां पे पहुंचेगा तब तक भाई साहब यहां पे पहुंचेंगे। तो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आ गया भाई साहब, 2 पाई का इन टर्म्स ऑफ फेज, और इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस इट विल बी लैम्डा, क्योंकि ये एक होता है भाई साहब लैम्डा, दिस इज बेसिकली 1 लैम्डा, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये अगर लैम्डा का देखेंगे हम यहाँ पे तो ये तो जीरो, कोई डिफरेंस ही नहीं है इनमें, ठीक है, लैम्डा का भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ऑब्वियसली भाई साहब फेज का भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे 2 पाई का आपका फेज डिफरेंस क्रिएट होता है, पाथ डिफरेंस क्रिएट होता है कितने का, लैम्डा का। 4 पाई का कितने का क्रिएट होगा भाई साहब, 4 पाई का कितने का क्रिएट हो जाएगा, 2 लैम्डा, है ना भाई साहब, ठीक है। 6 पाई का भाई साहब कितना क्रिएट हो जाएगा, 6 पाई का भाई साहब क्रिएट हो जाएगा 3 लैम्डा, ठीक है, समझ में आ रहा है ये, ओके। तो इस तरह से भाई साहब अगर हम यहाँ पे जा रहे हैं कहां तक, अगर हम यहाँ पे जा रहे हैं भाई साहब 2n पाई, तो इसका कितना क्रिएट होगा भाई साहब, n लैम्डा, ठीक है। फॉर 2n पाई द पाथ डिफरेंस दैट विल बी क्रिएटेड विल बी n लैम्डा। आर वी क्लियर थ्रू दिस वन पीपल, समझ में आ रही है, ओके ओके। ओके, मैक्सिमम इंटेंसिटी एट ब्राइट बैंड, ये कितना होता है भाई साहब आपका 4a का स्क्वायर, मैक्सिमम इंटेंसिटी एट ब्राइट बैंड दैट विल बी 4a का स्क्वायर। कंडीशंस फॉर मिनिमम इंटेंसिटी और डार्क फ्रिंज, अभी मिनिमम बहुत मजा आ रहा है भाई साहब, ठीक है। कंडीशंस फॉर मिनिमम इंटेंसिटी और डार्क फ्रिंज कब प्रोड्यूस होगा भाई साहब, अरे डार्कवा फ्रिंजवा कबवा प्रोड्यूस होगा जब आपका एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिल रहा है, क्रेस्ट और ट्रफ अगर मिल रहा है, सोचो इस बात को, ठीक है, फॉर्मूला बात याद करो, क्रेस्ट और ट्रफ कब मिलेगा भाई साहब, इसने यहां से चालू किया, ठीक है, और इसने कहां से चालू किया रहेगा भाई साहब, इसने यहां से चालू किया, ठीक है, तभी तो जाकर इसका क्रेस्ट और ट्रफ मिलेगा ऐसे, है ना भाई, ठीक है, ओके। तो इनके बीच का कितने का डिफरेंस हो गया, पाई बाई 2 का डिफरेंस हो गया। फेज डिफरेंस देखो, फेज डिफरेंस भाई साहब ये तुमने अभी बोला ना, ये 0 है, ये कितना है, पाई बाई 2 है, ये कितना है, पाई। तुम्हारा भाई साहब ये यहां से यहां तक, ये यहां से स्टार्ट कर रहा है, तो एक ने 0 से स्टार्ट किया, दूसरे ने किसने से स्टार्ट किया है भाई साहब, पाई बाई 2। जब आपका फेज डिफरेंस है पाई बाई 2, जब आपका फेज डिफरेंस है पाई बाई 2, देन योर डार्क फ्रिंजेस विल बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो फेज डिफरेंस आपका कितना होना चाहिए भाई साहब, पाई बाई 2, ठीक है। तो cos 5 by 2 इज इक्वल टू 0, विच मीन्स आपका कितना हो जाएगा भाई साहब, देखो पाई 3 पाई
5 पाई, यहां पे देखो 0 था, 0 नहीं, अभी होगा भाई साहब आपका पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, दैट इज 2n माइनस 1। ठीक है, जब आपका भाई साहब देखो 180 का डिफरेंस है ना, देखो ये ऐसा, ये कितना आया बोलो, ये वाला कितना है 180, भाई साहब ये 180 हो गया ना। चलो इसको हम ऐसे करके लेते हैं, तो आपका ऐसे जा रहा है ये वाला वेव, समझ में आ रहा है, ये इसका क्रेस्ट और इसका ट्रफ मिल रहे हैं, डार्क बैंड क्रिएट होगा, कितने का डिफरेंस है भाई साहब, ये इस तरफ है और ये इस तरफ है, कितने का डिफरेंस है, इधर जाएंगे तो कितना होता है भाई साहब पाई बाई 2, इधर जाएंगे तो कितना होता है भाई साहब पाई बाई 2, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया भाई साहब पाई। ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। तो फेज डिफरेंस हो गया आपका पाई या 3 पाई या 5 पाई या 7 पाई या 2n माइनस 1 पाई। देखो यहाँ पे 2n माइनस 1 और 2n प्लस 1 का मैं आपको बाद में बता दूंगा। ओके, यहां पे तो भाई साहब 2n पाई ही रहने वाला है, इस चीज को आप 2n प्लस 1 पाई भी ले सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है भाई साहब कोई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, 2n माइनस 1 भी ऑड होगा और 2n प्लस 1 भी ऑड होगा। शर्त आपकी ये होगी कि भाई साहब यहां पे n का वैल्यू, भाई साहब इसमें n का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका n का वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा भाई साहब, इसका n का वैल्यू बताइए कहां से स्टार्ट होगा। अगर 2n माइनस 1 है तो इसमें n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 2n n की वैल्यू स्टार्ट होगी 1 से, इसमें n की वैल्यू स्टार्ट होगी भाई साहब 1 से। ठीक है, और इसमें n की वैल्यू स्टार्ट होगी कहां से, 0 से। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस। ठीक है, क्योंकि 2n प्लस 1 आपको क्या दे देगा भाई साहब, पहला वैल्यू क्या है आपका पाई है ना, तो 2 इंटू 0 प्लस 1 दैट इज 0 प्लस 1, तो ये हो गया 1 इंटू पाई, तो ये हो गया आपका पाई। और यहाँ पे 2n माइनस 1 मतलब 2 इंटू 1 माइनस 1, तो ये हो गया पाई, तो ये हो गया पाई। ठीक है, तो इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, आपको सिर्फ इतना बोलना है कि इट इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई एंड दिस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 2n माइनस 1 और 2n प्लस 1। ठीक है, 2n माइनस 1 की कंडीशन में n की वैल्यू, पहली वैल्यू होगी 1 और 2n प्लस 1 में n की वैल्यू होगी 0। अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीकों से दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ इतना जानना है कि भाई साहब अगर आपका ब्राइट इंटेंसिटी क्रिएट हो रहा है, इट हैज टू बी, द फेज डिफरेंस हैज टू बी एन इंटीग्रल मल्टीपल, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, and the path difference will be obviously 0 3 pi, मतलब n is equal to 0 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपका मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी के लिए भाई साहब फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 इंटू पाई। ठीक है, ऑड मल्टीपल, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं भाई साहब, अरे ओ भाई साहब फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो आपका भाई साहब मैक्सिमम इंटेंसिटी और ब्राइट फ्रिंज, इसकी कंडीशन क्या है, फेज डिफरेंस विल बी एन, बोलो बोलो बोलो, ऑड या इवन, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, तो फेज डिफरेंस विल बी इक्वल टू 2n पाई। अभी इस n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 1 2 3, तो मतलब 5 फेज डिफरेंस कितना होगा, 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई, ऐसा चलता रहेगा भाई साहब। ठीक है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 2 पाई अगर फेज डिफरेंस है मतलब 360, मतलब कितना हो जाएगा, 1 लैम्डा का डिफरेंस हो गया, 4 पाई मतलब 2 लैम्डा का डिफरेंस हो गया, ऐसा चलता रहेगा भाई साहब। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो अगर मतलब आपका फेज डिफरेंस है कितना, 2n पाई, तो आपका भाई साहब लैम्डा पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, देखो अगर फेज डिफरेंस है 4, तुमको यहाँ पे कितना आ रहा है भाई साहब 2, अगर फेज डिफरेंस है 2 तो यहाँ पे कितना आ रहा है भाई साहब, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं लैम्डा के टर्म्स में, बताओ, आधा हो रहा है ना, इसका आधा हो रहा है, जो भी तुम्हारा इधर आ रहा है 2n लैम्डा है ना भाई साहब, 2 पाई है तो आपका लैम्डा, 4 पाई है तो 2 लैम्डा, 6 पाई है तो 3 लैम्डा, तो यहाँ पे अगर 2 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, n लैम्डा भाई साहब, सिंपल, इसका आधा है ना, क्या ये समझ में आ रहा है, n, ठीक है, n लैम्डा, दिस विल बी n लैम्डा। तो अगर आपका फेज डिफरेंस है 2n पाई तो आपका भाई साहब पाथ डिफरेंस, ठीक है, अगर आपका फेज डिफरेंस है 2n पाई तो पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू n लैम्डा, क्लियर है, ओके। अभी हम आते हैं भाई साहब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या मिनिमम इंटरफेरेंस पे। ठीक है, मिनिमम इंटरफेरेंस में जहां पे आपका क्या क्रिएट हो रहा है भाई साहब, डार्क फ्रिंजेस आर गेटिंग क्रिएटेड। डार्क फ्रिंजेस कहां पे क्रिएट हो रहे हैं भाई साहब, फाई की वैल्यू यहां पे क्या है भाई साहब
फाई की वैल्यू ऑड मल्टीपल, फाई की वैल्यू है भाई साहब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, मतलब फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब 2n+1 इंटू पाई, ठीक है 2n+1 इंटू पाई, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, 2n+1 इंटू पाई हो गया, ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ओके। तो अगर भाई साहब यहाँ पे 2n+1 इंटू पाई है तो पाई क्या हो जाएगा भाई साहब 0 पाई 2 पाई नहीं 3 पाई 5 पाई ऐसा जाता जाएगा भाई साहब, ठीक है। और यहाँ पे आपका फेज आपका कहते हैं लैम्डा क्या हो जाएगा भाई साहब, अगर पाई है तो इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाथ डिफरेंस कितना हो गया, हाँ पाई है अगर फेज डिफरेंस तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आधा, लैम्डा बाई 2, राइट, सो दिस विल बी लैम्डा बाई 2, ठीक है, इस तरह से चलता जाएगा भाई साहब आपका, ठीक है, क्लियर है क्लियर है क्लियर है भाई साहब। और यहां पे भी कितना हो जाएगा देखो 3 लैम्डा बाई 2, तो इसका मतलब अगर आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है या मिनिमम इंटेंसिटी हो रही है तो इसका मतलब फेज डिफरेंस आपका होगा क्या भाई साहब 2n+1 पाई, और आपका पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा भाई साहब, बताइए बताइए, और आप बताइए ना, यहाँ पे पाई बाई 2 है मतलब लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, ये 3 पाई बाई तो 3 पाई बाई 2 हो गया ये, तो यहाँ पे वही हो जाएगा भाई साहब 2n+1 पाई अपॉन 2, ठीक है, ये लैम्डा हो जाएगा, ठीक है, दिस विल बी सिर्फ पाई की जगह पे आप लैम्डा लिखेंगे 2n+1 लैम्डा बाई 2, ठीक है, 2n+1 इसकी वैल्यू है 2n+1 लैम्डा बाई 2, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं देखो 2n+1 लैम्डा बाई 2, इसका 2 हमने इधर लिया तो 2n+1 अपॉन 2 इंटू क्या हो गया भाई साहब आपका लैम्डा, तो 2n/2 प्लस 1/2 इंटू लैम्डा, यहाँ पे भाई साहब ये कैंसिल n+1/2 इंटू लैम्डा ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर अदर वेज ऑफ राइटिंग इट, क्या हो गया भाई साहब, सो पाथ डिफरेंस भाई साहब क्या हो जाएगा 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, 2n-1 लैम्डा बाई 2 या 2n+1 लैम्डा बाई 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। सो द इंटेंसिटी वेरीज बिटवीन अ मैक्सिमम ऑफ I इज इक्वल टू 4a का स्क्वायर एंड अ मिनिमम ऑफ 0 बट एनर्जी इज कंजर्व, ठीक है, एनर्जी आपकी कंजर्व रहेगी, एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है, बिकॉज एनर्जी का लॉस होगा ही नहीं, ठीक है। सो आपका देखो इधर आपका जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है, मैक्सिमम इंटेंसिटी कब हो जाएगी भाई साहब जब दोनों 4a स्क्वायर मतलब जब दोनों का फेज डिफरेंस कितना हो जाए भाई साहब 0 हो जाए, सो दिस विल बी 4a स्क्वायर। पाई पे जब आप पाई पे आते हैं तो कितना हो जाएगा बोलो मिनिमम, ठीक है, इधर भी माइनस पाई पे आपका डार्क फ्रिंज क्रिएट होगा, जब आपका फेज डिफरेंस कितना हो गया पाई, जब आपका फेज डिफरेंस भाई साहब होता है 2 पाई, आपने अभी देखा 2 पाई होगा तो मैक्सिमम इंटेंसिटी, देखो मैक्सिमम इंटेंसिटी, जब आपका फेज डिफरेंस है 4 पाई मैक्सिमम इंटेंसिटी, ठीक है, जब आपका फेज डिफरेंस है भाई साहब -2 पाई तो आपका मैक्सिमम इंटेंसिटी, -4 पाई तो आपका मैक्सिमम इंटेंसिटी, ठीक है, 2 पाई मैक्सिमम इंटेंसिटी, दिस इज 4 पाई मैक्सिमम, और जब आपका फेज डिफरेंस है एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, पाई 3 पाई 5 पाई ये सब आपके भाई साहब हो जाएंगे डार्क स्पॉट्स, ठीक है, -पाई, ठीक है, -3 पाई -5 पाई ये सब आपके डार्क स्पॉट्स हो जाएंगे, दीज विल बी ऑल डार्क स्पॉट्स, ठीक है, डार्क स्पॉट्स दैट विल बी जनरेटेड, क्लियर है, ओके ओके ओके। The pattern in which the position of bright and dark bands are fixed is called, ये वाला क्या हो जाएगा पैटर्न, स्टेडी स्टेट पैटर्न, ठीक है, टर्बुलेंस, कॉम्प्लेक्स पैटर्न, स्ट्रीमलाइन, सो इट विल बी अ स्टडी स्टेट पैटर्न, ठीक है, यहां पे आप ज्यादा करके स्टडी स्टेट पैटर्न को ही पढ़ते हैं। द स्टडी स्टेट पैटर्न कंसिस्ट ऑफ ऑल्टरनेट, क्या हो जाएगा ब्राइट एंड डार्क बैंड्स, वैक्सिंग एंड वेविंग, ब्राइट बैंड एंड डार्क बैंड, कॉम्पेंसेशन एंड रेरिफैक्शन, क्रेस्ट एंड ट्रफ। वैक्सिंग एंड वेविंग बेसिकली ज्यादातर आपके साउंड वेव्स से होते हैं, ठीक है, वैक्सिंग एंड वेविंग, ओके, सो दिस विल बी ब्राइट एंड डार्क बैंड्स दैट विल बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। द फिनोमिना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क बैंड फॉर लाइट वेव्स इज कॉल्ड, ब्राइट एंड डार्क बैंड जो फॉर्म होते हैं फिनोमिना उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस, दिस इज नोन एज इंटरफेरेंस, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ बैंडविड्थ, ठीक है, तो आपका देखो ये जो आपके स्क्रीन में ना बैंड्स आए हैं, डार्क बैंड्स और ब्राइट बैंड्स, ठीक है,
तो आपका देखो इसको हम बोलते हैं CBB, दैट इज सेंट्रल ब्राइट बैंड। सेंट्रल ब्राइट बैंड को प्रोड्यूस करने में दो कोहेरेंट सोर्सेस का भाई साहब फेज डिफरेंस कितना होगा, या पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0, है ना भाई साहब। ये ऐसे जा रहे हैं ना, दोनों ऐसे जाएंगे और यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज क्रिएट होगा। ये हो गया फर्स्ट डार्क बैंड, ये हो गया फर्स्ट डार्क बैंड, फिर आ गया आपका फर्स्ट ब्राइट बैंड, उसके बाद आ गया आपका फर्स्ट ब्राइट बैंड, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, क्लियर है? ओके, सो लेट्स चेक दिस आउट पीपल। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू ब्राइट बैंड्स और डिस्टेंस बिटवीन एनी टू डार्क बैंड्स इज कॉल्ड एज बैंडविड्थ। फिर से समझ लीजिए, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव ब्राइट बैंड्स और डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव डार्क बैंड्स इज कॉल्ड द बैंडविड्थ। ठीक है, so distance between any two successive bright bands, distance between, okay people, so we are talking here about fringe width. fringe width मतलब क्या होता है, मतलब दो सक्सेसिव ब्राइट बैंड्स या दो सक्सेसिव डार्क बैंड्स में जो विड्थ होता है या जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। ठीक है, सो वी हैव ऑलरेडी सीन कि कैसे भाई साहब आपके ब्राइट एंड डार्क बैंड्स क्रिएट होते हैं जब आपके क्रेस्ट और क्रेस्ट या ट्रफ और ट्रफ का इंटरसेक्शन हो रहा है, सो इट विल प्रोड्यूस अ ब्राइट बैंड। ठीक है, जब आपका भाई साहब क्रेस्ट और ट्रफ का इंटरसेक्शन हो रहा है, सो ऑल दीज लाइंस जॉइनिंग विल प्रोड्यूस अ डार्क बैंड। ठीक है, जब आपका क्रेस्ट और ट्रफ का इंटरसेक्शन हो रहा है, तो ऑल दीज विल बेसिकली फॉर्म द ब्राइट बैंड, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दिस इज हाउ योर स्क्रीन इज गोइंग टू लुक, ब्राइट एंड डार्क बैंड्स। ठीक है, these are basically the bright and dark bands। तो ये हो गया आपका सेंट्रल। तो कंसीडर द सेंट्रल ब्राइट पॉइंट एज P। तो आपका भाई साहब ये सेंट्रल ब्राइट पॉइंट हो गया P। ठीक है, ओके, सो नाउ कंसीडर द nth, दैट n plus 1th बैंड्स। ठीक है, तो nth ब्राइट बैंड और n plus 1th ब्राइट बैंड, मतलब भाई साहब क्या हो जाएगा, ये हो गया समझ लो nth ब्राइट बैंड है। ठीक है, और ये हो गया आपका n plus 1th। ये n कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, 9th एंड 10th ऐसा हो सकता है। n और n plus 1 मतलब कंसेक्यूटिव ब्राइट बैंड्स। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ इतना ही है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड भी हो सकता है, सेकंड और थर्ड भी हो सकता है, थर्ड और फोर्थ भी हो सकता है, 8th और 9th भी हो सकता है। n plus 1 एंड n आर बेसिकली कंसेक्यूटिव, एक के बाद एक ब्राइट बैंड्स हैं। तो हमको इन दोनों के बीच में बेसिकली डिस्टेंस को जानना है। ये आपका P हो गया। कंसीडर द nth एंड n plus 1th ब्राइट बैंड्स। ठीक है, ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट xn एंड xn plus 1 बी द डिस्टेंस ऑफ द nth। तो आपका भाई साहब यहाँ से डिस्टेंस हो गया, कहां से, फ्रॉम द सेंट्रल। तो आपका जो n plus 1th है उसका डिस्टेंस कितना हो गया भाई साहब, n plus। ठीक है, ये हो गया आपका xn plus 1 और इसका डिस्टेंस हो गया xn। ठीक है, ये हो गया xn plus 1 और ये हो गया आपका xn। ठीक है, क्लियर। ये हो गया आपका बीटा डैश। ये हो जाएगा आपका क्या, फ्रिंज विड्थ, है कि नहीं। फ्रिंज विड्थ इज व्हाट, द विड्थ बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट बैंड्स और टू सक्सेसिव डार्क बैंड्स, दैट इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। तो यहां पर बीटा डैश कितना हो जाएगा, xn plus 1 minus xn, है कि नहीं। ओके, चलिए भाई साहब, ठीक है। सो कंडीशन फॉर अ ब्राइट बैंड क्या है भाई साहब, आपका पाथ डिफरेंस विल बी x। हमने क्या देखा भाई साहब, n इंटू लैम्डा होता है कि नहीं। आपने क्या देखा भाई साहब, कंडीशन फॉर अ ब्राइट बैंड टू बी प्रोड्यूस्ड, ये n लैम्डा होता है। फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए फॉर ब्राइट बैंड के लिए, 2n पाई होना चाहिए ना भाई साहब, 2n पाई। ठीक है, फेज डिफरेंस आपका होना चाहिए भाई साहब 2n पाई, और आपका लैम्डा का डिफरेंस कितना होना चाहिए भाई साहब, पाथ डिफरेंस विल बी n लैम्डा। ठीक है, n लैम्डा। ओके, ध्यान दो भाई साहब, यहाँ पे ये आपका हो गया क्या, देखो इसको देखो, ये पाथ डिफरेंस है ना, पाथ डिफरेंस, दिस विल बी बेसिकली हाउ मच, n लैम्डा। तो x d अपॉन d इज इक्वल टू n लैम्डा। x कौन सा है भाई साहब, दिस इज बेसिकली व्हाट, x इज बेसिकली द पाथ डिफरेंस, x इंटू d बाई d इज इक्वल टू n लैम्डा। ये हो गया आपका पाथ डिफरेंस। ठीक है, x d बाई d, कंडीशन फॉर ब्राइट बैंड, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू x d बाई d। ये d क्या है भाई साहब, आपका स्लिट विड्थ है। ठीक है, और आपका d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। ठीक है, x d बाई d इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा। ठीक है, x d बाई d विल बी इक्वल टू n इंटू लैम्डा। फॉर द nth ब्राइट बैंड x n d, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, n लैम्डा। ठीक है, और n प्लस 1th की x n की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, n
लैम्डा डी अपॉन डी हो गई, ठीक है। ओके, अभी फॉर द n प्लस वन ब्राइट बैंड कितना हो जाएगा, एक्स एन प्लस वन डी अपॉन डी इज इक्वल टू, यहां पे कितना आ जाएगा बोलो, n प्लस वन लैम्डा, ठीक है। ओके, सो दिस विल बी n प्लस वन इंटू लैम्डा। ओके, तो ये हो गया एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन लैम्डा इंटू डी बाई डी। तो एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन करेंगे तो कितना हो जाएगा, n प्लस वन लैम्डा डी माइनस n लैम्डा डी बाई डी। तो आपका हो गया भाई साहब लैम्डा डी। क्या समझ में आ रहा है भाई साहब, n लैम्डा डी बाई डी, n लैम्डा डी बाई डी कैंसिल, और यहाँ पे एक लैम्डा डी बाई डी बच जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब। देखो पाथ डिफरेंस क्या हो रहा है आपका, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n लैम्डा हो रहा है, ठीक है। और आपका यहाँ पे x, ठीक है, x d बाई डी, ये हो गया आपका पाथ डिफरेंस। दिस शुड बी इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है, x d बाई डी इज इक्वल टू n लैम्डा। यहाँ पे आपका xn का वैल्यू क्या हो गया भाई साहब, n लैम्डा d बाई डी। xn प्लस वन का वैल्यू क्या हो गया, n प्लस वन इंटू लैम्डा d बाई डी। तो अगर मुझे यहाँ पे xn प्लस वन माइनस xn करना है तो ये हो जाएगा n प्लस वन लैम्डा d माइनस n लैम्डा d बाई डी। तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो, n लैम्डा d प्लस लैम्डा d माइनस n लैम्डा d अपॉन d, कैंसिल कैंसिल, तो ये हो गया आपका लैम्डा d बाई डी। क्लियर 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 भाई साहब, ओके, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। तो इसका मतलब दो सक्सेसिव ब्राइट बैंड्स के बीच में आपका डिफरेंस कितने का आ रहा है, लैम्डा d बाई डी, ठीक है। बीटा डैश डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट बैंड्स, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट बैंड्स इज इक्वल टू हाउ मच, दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा d बाई डी, ठीक है। ओके, एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, ठीक है, कंसीडर द सेंट्रल पॉइंट P। अभी हम डार्क बैंड्स को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। डार्क बैंड्स में आपका पाथ डिफरेंस कितने का है, अगर हाँ लैम्डा बाई टू, ठीक है, लैम्डा बाई टू, या हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे n लैम्डा बाई टू, ठीक है, n लैम्डा बाई टू। ओके, सो आपका भाई साहब यहाँ पे एक्स एम प्लस वन, देखो बीटा डैश डैश, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब कितना हो जाएगा, x d बाई डी विल बी इक्वल टू 2m प्लस वन लैम्डा बाई टू भी लिख सकते हैं, 2m माइनस वन लैम्डा बाई टू भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कंडीशन फॉर अ डार्क बैंड, कंडीशन फॉर अ डार्क x d बाई डी इज इक्वल टू 2m माइनस वन इंटू लैम्डा बाई टू, ठीक है। फॉर द mth डार्क बैंड xm d बाई डी विल बी इक्वल टू हाउ मच, 2m माइनस वन लैम्डा बाई टू, और ये हो गया भाई साहब आपका 2 माइनस m लैम्डा d बाई डी। ओके, अगर xm प्लस वन वाला ले रहे हैं हम तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, xm d बाई डी विल बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू इस m की जगह पे क्या लिखोगे आप, m प्लस वन माइनस वन, ठीक है, m प्लस वन माइनस वन इंटू लैम्डा d बाई टू डी, ठीक है। ओके, तो भाई साहब हो गया इतना। अभी इससे इसको माइनस कर दो, xm प्लस वन माइनस दिस, सो दिस विल बी 2m प्लस वन लैम्डा d बाई टू डी माइनस 2m माइनस वन लैम्डा d बाई टू डी। तो लैम्डा d बाई टू डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, वैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो दिस विल बी हाउ मच, 2m लैम्डा d बाई टू डी प्लस लैम्डा d बाई टू डी माइनस 2m लैम्डा d बाई टू डी, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस, प्लस लैम्डा d बाई टू डी, ठीक है। तो ये और ये भाई साहब कैंसिल हो गया, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 लैम्डा d बाई टू डी, कैंसिल हम तो आ गया आपका लैम्डा d बाई टू डी, ठीक है। दिस विल बी द पाथ डिफरेंस। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके, ठीक है। और अभी आपने देखा भाई साहब b डैश विच इज बेसिकली द पाथ, आपका फ्रिंज विड्थ फॉर ब्राइट बैंड्स इज लैम्डा d बाई डी, और फ्रिंज विड्थ फॉर डार्क बैंड्स इज आल्सो लैम्डा d बाई डी। ये फ्रिंज विड्थ मतलब कंसेक्यूटिव, एक के बाद एक वाले का, ठीक है। सो वी गेट द फ्रिंज विड्थ फॉर डार्क बैंड्स इज इक्वल टू द फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट बैंड्स। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब? थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम टुडे।